मैंने गुलाम को मुखातिब किया तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने पूछा, आका आप कहाँ थे? मैं बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे कब तक यहाँ तन्हा रहना पड़ेगा? मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं इसी शहर में आ गया हूँ और अब आध घंटा बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरे पास मेरी वाइफ भी होगी। उसने हैरानी से पूछा, वाइफ यानी कि बीवी? क्या आपने यहाँ आकर शादी कर ली है? नहीं, शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें याद होगा कि जिस तारिक महमूद का रूप मैंने इख्तियार किया हुआ है, उसकी एक बीवी शहनाज थी जो उसे फरेब देकर यहाँ आ गई थी। वही शहनाज अब मुझे अपना शौहर समझती है। इस रिश्ते से फिलहाल वो मेरी बीवी है और हम अभी लंच के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। शहनाज ने गुस्ल करने और बनने संवरने में 1 घंटा सर्व कर दिया, लेकिन जब वो अपनी ख्वाबगाह से निकलकर मेरे सामने आई तो देखने की चीज थी। ऐसी सजी बनी थी कि निगाहों के सामने भरी बहार के जलवे लुटा रही थी। उसे देखकर निगाहें हटाने को दिल नहीं चाहता था। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि इतने अरसे के बाद एक हसीन औरत ऐसी देखी थी जो अपने जिस्म को भी संभाल कर रखती थी और बनने संवरने का सलीका भी जानती थी। उस पर खूबी ये कि कुदरत ने उसे बेपनाह हुस्न दिया। उसे मक्खन का सा बदन और शहद की सी मिठास दी थी। पसीने की जज्बाती खुशबू और उपटन की मदहोश कर देने वाली खुशबू भी मिली थी। इस पर अदाओं का तिलिस्म यह था कि गुरूर से इनकार भी करती थी और जज्बों की रवानी में इकरार करती हुई कुशां कुशां चली आई थी। मैं कुशां कुशां उसकी तरफ चलाया। करीब पहुंचकर ना जाने मोहब्बत में और जज्बों में डूबकर क्या कुछ कहता रहा और वो खामोशी से सुनती रही। फिर हम दोनों कोठी से निकलकर गैराज में आए। वहां से कार में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गए। वो चुपचाप सी थी। मैंने उसके दिल का हाल मालूम करने के लिए उसके दिमाग में झांक कर देखा तो पता चला कि वो चूंकि मेरे करीब बैठी हुई है और मेरे बदन से उठने वाली खुशबू से मुतासिर कर रही है, तो वो मुतासिर होकर ही मेरे मुतल्लिक सोच रही है। वही जज्बाती कशमकश थी कि मेरे करीब रहना नहीं चाहती थी, एक मर्द को अपने पास बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसके बावजूद खुशबू से सहरज़दा हो रही थी। मैंने सोचा कि इस वक्त ये मेरे बदन की खुशबू से मुतासिर है, इसलिए मेरी मुखालफत में ज्यादा नहीं सोचेगी। जब ये मुझसे दूर होगी और मेरे बदन की खुशबू भी इससे दूर रहेगी, तब मैं इसके दिमाग में झांक कर देखूंगा कि ये क्या चाहती है और मेरे मुतल्लिक क्या सोचती और फैसला करती है। फिलहाल तो मुझे भूख लग रही थी और अब हम होटल के करीब पहुंच रहे थे, इसलिए मैं उसके दिमाग से निकल आया। गुलाम हमारा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते उसने सीने पर दोनों हाथ रखकर सर को झुकाते हुए सलाम किया। मैंने शहनाज से कहा, इससे मिलो, ये गुलाम है, नाम भी गुलाम है और यूं भी गुलाम बनकर रहना चाहता है। हालांकि इस्लाम में गुलामी का गुजर नहीं है, इसलिए मैं आका और ये गुलाम होने के बावजूद दोस्त की तरह रहते हैं और एक ही दस्तरख्वान पर खाते हैं। शहनाज जबरन और इखलाकन मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, ये मेरी बीवी शहनाज है, तुम देख रहे हो। बताओ कि इतनी हसीन औरत तुमने पहले कभी देखी है? गुलाम ने इनकार में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, आका बिलाशुबा शहनाज बेगम बहुत ही हसीन है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनके हुस्न की तारीफ करूं। फिर हम तीनों डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे। मैं देख रहा था कि वहां बैठे हुए लोग बेख्तियार शहनाज को देखने लगते थे और उस पर से निगाहें हटा नहीं सकते थे। जो लोग मेरे करीब से गुजरते थे वो ठिठक जाते थे, क्योंकि उन्हें मेरे बदन से ऐसी खुशबू मिलती थी जो उन्हें चौंका देती थी और मकनातीस की तरह खींच लेती थी। औरतें तो मुझे देखती ही जा रही थीं। मैं और शहनाज दोनों ही वहां ऐसे थे कि तमाम लोगों की निगाहों का मरकज बने हुए थे। हमारा जोड़ा एक मिसाली जोड़ा था। गुलाम हमें अपने साथ लेकर एक मेज पर आया, जो कि उसने पहले से रिजर्व करवा रखी थी। उस मेज के अतराफ हम तीनों बैठ गए। बहरा ऑर्डर लेने आया तो गुलाम शहनाज की पसंद पूछते हुए खाने का ऑर्डर देने लगा। मैं उन दोनों को मसरूफ देखकर थोड़ी देर के लिए मरजाना के पास पहुंच गया। वहां पता चला कि उसने करमदीन को अपनी कोठी में लाने के बाद उसे सर्वेंट क्वार्टर में कैद कर दिया था और अब एयरपोर्ट जाने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त रह गया। 1.5 घंटे के बाद वो करमदीन को वहां से लेकर जाने वाली थी और सोच रही थी कि अगर करमदीन ने साथ जाने से इनकार किया या तैयारी के अंदर पहुंचकर कोई हंगामा किया या उसके साथ सफर करने पर कोई एतराज किया तो वहां लोगों को उसके मुतल्लिक समझाना दुश्वार हो जाएगा। वो ख्वामखा एक मसला बन जाएगा। मैं मरजाना के पास से वापस आ गया। मैंने सोचा कि वो फिलहाल परेशान होती रहे, जब ऐसा वक्त आएगा तो मैं करमदीन को संभालने के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। गुलाम ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आका मैंने वो गश्ती गाड़ी 80,000 में फरोख्त कर दी थी। वो 80,000 रुपये मेरे पास रखे हुए हैं, आप जब चाहे ले सकते हैं। मैंने चोर नजरों से शहनाज की तरफ देखा तो वो 80,000 रुपये की बात सुनकर हैरानी से आंखें फाड़कर गुलाम को देख रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने नजरें झुका ली। वो शुरू से ही एक लालची औरत थी, पैसों के लिए जान देती थी और इसीलिए वह बैंकॉक में डॉक्टर के हीरों की खातिर अपने शौहर तारिक महमूद को जिंदगी और मौत की कशमकश में छोड़कर आ गई थी। दौलत के आगे वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी।
उसकी दो कमजोरियां अच्छी तरह मालूम हो गई थीं। एक तो ये कि वो सबसे ज्यादा अपने बदन को अहमियत देती थी और उसकी आखिरी कोशिश यही होती थी कि कोई उसके बदन को हाथ न लगाए, दूर ही दूर से ललचाता रहे। यही वजह कि पिछले दिनों कई दौलतमंदों ने लाखों रुपए की पेशकश की थी, उसे बड़े बड़े ऑफर दिए थे। सारी जिंदगी इस बात की जमानत देने के लिए तैयार थे कि वो दौलत में खेलती रहेगी। इसके बावजूद उसने अपने वजूद का सौदा नहीं किया। उसे अपने आप से पहले प्यार था, फिर वो दुनिया की दूसरी चीज के मुतल्लिक सोचती थी। दूसरी चीज दौलत थी, इसलिए वो मक्कारी और फरेब से काम लेती थी। मसलन बैंकॉक से हीरे चुरा कर लाना। फिर यहाँ कर उसने वो धंधा शुरू किया था कि लड़कियों को बहला फुसलाकर खुशबू का गुस्ल कराने ब्यूटी पार्लर में भेज देती थी, जहाँ लड़कियां गुनाहों की दलदल में फंस जाती थी और शहनाज को माकूल आमदनी हुआ करती थी। इसी तरह वो दौलत हासिल कर रही थी। अब जो उसने 80,000 रुपए की बात सुनी तो उसकी बहुत देर की संजीदगी और खामोशी यकलख्त खत्म हो गई। वह बिल्कुल ही नरम पड़कर अब मेरी तरफ ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए देखने लगी और छेड़ छेड़ कर बातें करने लगी, जैसे मुझ पर मर मिटी हो। वो बड़ी लगावट से कह रही थी, तारिक, तुम बैंकॉक से वापस आकर बिल्कुल ही बदल गए हो। पहले यहाँ बिल्कुल ही फक्कड़ रहते थे, दौलत कमाना जानते ही नहीं थे, लेकिन अब तुमने कितने ही हथकंडे सीख लिए हैं। बहरहाल तुम जो भी कमाओगे उस पर मेरा हक होगा, और मेरा हक है क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो 80,000 रुपए मैं अपने पास रखूंगी, बैंक में मेरा अकाउंट है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरी जान, मैं ही तुम्हारा हूँ तो मेरी दौलत क्यों ना तुम्हारी हो। मैं कोठी में चलकर ये रकम तुम्हें दे दूंगा। वो खुशी से खिल गई। अगर तन्हाई होती तो शायद रिश्वत के तौर पर मेरे सीने से लग जाती। खाने के दौरान उसने गुलाम से पूछा, तुम भी कोई धंधा करते हो, कुछ कमाई करते हो या यूं ही तारिक के साथ रहा करते हो? गुलाम ने जवाब दिया, मैं आका के हुक्म का मोहताज हूँ। अगर ये हुक्म दे तो मैं दौलत का ढेर लगा दूं, जिसकी तरफ इशारा करें उसकी गर्दन दबोच लूं, जिस तिजोरी की निशानदेही करें उसे तोड़कर सारी दौलत समेट कर ले आऊं। मैं हुक्म का बंदा हूं और ये हुक्म आका ही दे सकती हैं। शहनाज ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, इसे हुक्म क्यों नहीं देते? अजीब आदमी हो, क्या दौलत आते हुए बुरी लगती है? फिर उसने गुलाम को देखते हुए कहा, अगर तुम इतने कारआमद हो तो अब तुम्हारे आका हुक्म दिया करेंगे, मैं इन्हें हुक्म देने पर मजबूर करूंगी। गुलाम ने मुझसे कहा, अक्का, फिलहाल एक सीधा सादा सा काम है, अगर हम ये कर गुजरे तो हमें फौरी तौर पर 50,000 रुपए मिल सकते हैं। शहनाज ने फौरन ही चौंक कर पूछा, कैसा काम? क्या वाकई 50,000 मिल जाएंगे? मुझे बताओ वो कैसा काम है। मैं तारिक महमूद की बीवी हूँ, तुम्हारे आका की शरीके हयात हूँ। मैं हुक्म देती हूँ कि वो काम जरूर किया जाए। मैं खामोश बैठा खाने में मसरूफ रहा। गुलाम ने कहा, यह होटल में कल एक शख्स से मुलाकात हुई। वो कोई 45 या 50 बरस का शख्स है, अच्छी खासी सेहत और अच्छा खासा दौलतमंद मालूम होता है। उसने मुझसे जिक्र किया है कि उसकी बेटी बरसों पहले गुम हो गई थी। वो उसे तलाश कर रहा है और उसे पता चला है कि वो इसी शहर में है। शहनाज ने पूछा, उस लड़की का कोई पता ठिकाना तो उसने बताया होगा ना? गुलाम ने कहा, इतला देने वाले ने उस शख्स को सिर्फ ये बताया था कि वो बलोच कॉलोनी के किसी बंगले में रहती है। बलोच कॉलोनी का नाम सुनकर मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया और गुलाम की बातें दिलचस्पी से सुनने लगा। शहनाज ने कहा, बलोच कॉलोनी में तो सैकड़ों हजारों कोठियां हैं, उनका कोई नंबर तो होगा। उस कोठी या बंगले के मकीन का कोई नाम तो जरूर होगा। गुलाम ने कहा, वो शख्स अंधेरे में है और जैसे आंखें रखते हुए दिन की रोशनी में भी वो अंधों की तरह अपनी बेटी को तलाश कर रहा है। इतला देने वाले ने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि वो किसी बंगले में है। उस बंगले का नंबर नहीं बता सका और ना ही उस बंगले वालों का कोई नाम उसे मालूम था। मैंने पूछा, उस शख्स को बेटी का नाम तो मालूम होगा? गुलाम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, उसने बेटी का नाम बताया था, उसका नाम मरजाना है। मैं एकदम से चौंक गया। मरजाना? क्या उसने यही नाम बताया है? कहाँ है वो शख्स? मुझे अभी उससे मिलाओ। वो शख्स अभी होटल में नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह तकरीबन 9 बजे एक आदमी अपने देसी लिबास में यहाँ आया था और उसने शायद उसे बलोच कॉलोनी की कोठी का नंबर और पता ठिकाना मुकम्मल तौर से बता दिया था। उस शख्स के हाथ में एक छोटी सी अटैची थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वो उजलत में है और कहीं जाना चाहता है। बाद में उस शख्स ने मुझे बताया कि वो ये शहर छोड़कर आज दोपहर की ट्रेन से लाहौर शहर जा रहा है। उसने आकर इत्तला दी है कि मरजाना कहाँ रहती है और उसे मैं किस तरह मिल सकता हूँ। ये शख्स जो अभी गया है बहुत लालची है, यही मेरी बेटी को अच्छी तरह जानता है और ये अभी मुझसे 5,000 रुपए लेकर गया है। उसकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि वो लालची आदमी कर्मदीन ही हो सकता है। वही दोपहर की ट्रेन से फरार हो रहा था और मैं उसे फिर वापस मरजाना के पास पहुंचा चुका था। गुलाम ने पूछा, आका, क्या आप उस लड़की मरजाना को या उस शख्स को जानते हैं जो यहाँ होटल में मिलने आया था? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, मगर मैं इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहता हूँ। ये कहकर मैं फिर खाने में मसरूफ हो गया। गुलाम समझ गया कि मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ हो गया हूँ, इसलिए वो शहनाज को बातों में लगाए रहा।
मैं उसी वक्त दिमागी तौर पर मरजाना के पास पहुंच गया। गुलाम की बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। वो शख्स जो गुलाम को होटल में मिला था और जो अच्छा खासा दौलतमंद था, अब वो जरीना की कोठी के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और उसके बाप से बातें कर रहा था। मरजाना भी वहीं बैठी हुई थी। वो शख्स कह रहा था, मरजाना को हम तकरीबन 20 बरस से तलाश कर रहे हैं। एक शख्स उसे पैदा होते ही कहीं उठा कर ले गया था। इसके सिलसिले में सिर्फ करमदीन ही अच्छी तरह जानता था, क्योंकि इसी ने उसकी परवरिश की थी। और करमदीन हम लोगों को ब्लैकमेल करते ही रहा था। वो हमसे कहता था कि अगर हम उसे माहाना माकूल रकम नहीं देंगे तो वो हमारी बेटी को मार डालेगा और हमें उसके पास पहुंचने नहीं देगा। हम उसकी ब्लैकमेलिंग पर मजबूर थे और उसको मुंह मांगी रकम अदा करते रहते थे। अब चंद दिन पहले करमदीन ने मेरे पास रावलपिंडी आकर कहा कि मरजाना अब जवान हो गई है। वह बहुत ही जिद्दी और गुस्सावर है। अब उसके संभाले नहीं संभलती, लिहाजा वो मरजाना को हमें वापस करना चाहता है। अगर हम मरजाना से मिलना चाहते हैं तो कराची पहुंच जाएं। बलोच कॉलोनी के बंगले में वो हमें मिल सकती है। मैंने उससे बंगले का पता पूछा तो उसे याद नहीं था, लेकिन आज वो यहाँ से भाग कर आया तो उसने कोठी का नंबर याद कर लिया। अब उसी के बताने पर मैं यहाँ आया हूँ। वो लोग उसकी बातें सुन रहे थे। फिर जरीना के वालिद ने पूछा, तो क्या आप ही मरजाना के वालिद हैं? उस शख्स ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। हालांकि मैं अपने आप को मरजाना का बाप कहता फिरता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं दूसरों को बताता हूँ कि मेरी बेटी गुम हो गई है तो लोग हमदर्दी से काम लेते हैं और मेरी मदद करते हैं। दरअसल ये मेरे बॉस की साहिबजादी हैं। मेरे बॉस ने रावलपिंडी और पेरिस में बहुत से मातियतों को इस मकसद के लिए मुकर्रर किया है कि वो मरजाना को तलाश करें। मरजाना ने पूछा, रावलपिंडी की बात तो समझ में आती है क्योंकि वहां मेरी खाला रहती हैं और तुम्हारे बॉस को या मेरे उस डैडी को ये ख्याल होगा कि शायद मैं कभी अपनी खाला के पास आऊं तो वो मुझे पाले। लेकिन पेरिस में क्यों? क्या पेरिस में भी मेरा कोई अपना है? उस शख्स ने कहा, हाँ, पेरिस में तुम्हारी अपनी माँ रहती है। मेरे बॉस का ख्याल है कि शायद तुम कभी अपनी वालदा से मिलने आओ तो वहां भी मेरे बॉस के जो मातियत हैं वो खबर कर देंगे कि तुम आ गई हो। तब मेरा बॉस तुम्हें लेने के लिए वहां भी पहुंच जाएगा। मरजाना ने पूछा, इस बात का क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे बॉस के पास वो निकाहनामा मौजूद है जिसके तहत उन्होंने तुम्हारी वालदा से शादी की थी। इसके अलावा शादी की तस्वीरें भी मेरे बॉस के पास मौजूद हैं। मैंने खुद एक तस्वीर देखी है जिसमें मेरा बॉस दुल्हा और तुम्हारी वालदा दुल्हन के रूप में है। तुम मेरे बॉस से मिलोगी तो मुतमईन हो जाओगी और तस्लीम कर लोगी कि तुम उन्हीं की साहिबजादी हो। क्या मेरे वालिद रावलपिंडी में हैं? नहीं, पहले रावलपिंडी में थे, लेकिन अब कुछ दिनों से पेरिस गए हुए हैं। मैं आज उन्हें इतला दूंगा कि तुम मिल गई हो। वो फौरन ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाएंगे। मरजाना ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, तुम उन्हें इतला न देना। मैं इसी वक्त की फ्लाइट से रावलपिंडी जा रही हूँ। वहां अपनी खाला से मुलाकात करने के बाद पेरिस जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ वालिद को बुलाने से काम नहीं चलेगा। मैं पेरिस जाकर अपनी वालदा से भी मिलना चाहती हूँ। उस शख्स ने कुछ परेशान होकर पूछा, क्या तुम वाकई रावलपिंडी जा रही हो? लेकिन वहां जाना क्या जरूरी है? मैं अपनी खाला ताहिरा बानो से मिलना चाहती हूँ। देखो मरजाना, 20 बरस के बाद तुम्हें सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलना चाहिए, बाद में खाला से मिलती रहना। पहले तुम खाला से या दूसरे रिश्तेदारों से मिलोगी तो पता नहीं वो कैसी उल्टी सीधी बातें कहेंगे, तुम्हें बहकाएंगे और शायद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचने का मौका नहीं देंगे। मरजाना ने कहा, मैं अपनी खाला से जरूर मिलूंगी। मुझे अपने आप पर एतमाद है कि कोई मुझे बहका या भटका नहीं सकता। तुम कहते हो कि पहले मुझे मेरे माँ बाप से मिलना चाहिए, तो मेरे पास इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं है। उसे हासिल करने में कुछ दिन लगेंगे। फिर ये कि अगर तुम उन्हें इतला दोगे तो क्या मेरे वालिद के साथ मेरी वालदा भी यहाँ आएंगी? उस शख्स ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे वालिद तो जरूर यहाँ पहली फ्लाइट से पहुंचेंगे, लेकिन वालदा की बाबत मैं कह नहीं सकता। क्यों कह नहीं सकते? वो बात दरअसल यह है कि तुम्हारी वालदा की जहनी हालत कुछ दुरुस्त नहीं है। वो कुछ नीम पागल सी हैं, इसलिए उन्हें पेरिस में रखा गया है। वहां की आबो हवा उन्हें रास आएगी तो उनकी जहनी हालत दुरुस्त हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे वालिद उन्हें यहाँ नहीं लाएंगे। मरजाना ये सुनकर बेचैन हो गई और बड़ी बेचैनी से बोली, फिर तो मैं अपनी वालदा के पास जाकर जरूर मिलूंगी। वहीं वालिद से भी मुलाकात होगी, लेकिन मैं पिंडी जरूर जाऊंगी। वहां इस्लामाबाद में रहकर पासपोर्ट बनाने में आसानी होगी। उस शख्स ने कहा, अगर तुम बजीद हो तो तुम्हारी मर्जी, रावलपिंडी जाओ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसी फ्लाइट में मुझे सीट मिल जाए। ना मिली तो मैं कल तक वहां पहुंचूंगा और 2 दिन के अंदर तुम्हें इंटरनेशनल पासपोर्ट बनवा कर दे दूंगा। बस तुम इतना सा काम करो कि अपनी तस्वीरें फौरन ही उतरवा कर दे दो, ताकि पासपोर्ट बनवाने में आसानी हो। मरजाना ने कहा, मेरे पास लाहौर में उतारी हुई कई तस्वीरें हैं, उनमें पासपोर्ट साइज की तस्वीरें भी मौजूद हैं। वो सब मेरे पास अटैची में रखी हुई हैं। तुम पिंडी में आकर मुझसे मुलाकात करो तो मैं वो तस्वीरें तुम्हें दे दूंगी, फिर मेरे लिए पासपोर्ट वगैरह बनवा देना। वो शख्स अपनी जगह से उठते हुए बोला, अच्छा तो मुझे इजाजत दो,
मैं अभी एयरपोर्ट जाकर अपने लिए सीट हासिल करने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो रुखसत हो गया। मैं भी उन लोगों के पास से वापस आकर दिमागी तौर पर शहनाज और गुलाम के सामने हाजिर हो गया। वो दोनों बातों में मसरूफ थे। खाना खत्म हो चुका था और बैरा मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया, फिर गुलाम से कहा, मुझे याद आ गया, मैं मरजाना को जानता हूँ, लेकिन अब उसके जरिए हमें 50,000 रुपए नहीं मिल सकेंगे। शहनाज ने पूछा, क्यों नहीं मिल सकेंगे? इसलिए कि होटल में जिस शख्स को मरजाना की तलाश थी उसे उस कोठी का पता और नंबर मालूम हो चुका है। वो अब तक जाकर मरजाना से मुलाकात कर चुका होगा। जब मरजाना मिल ही गई होगी तो उसके जरिए रुपए कैसे हासिल हो सकती हैं? वो शख्स पागल तो नहीं है कि ख्वामखा हमें 50,000 रुपए देगा, जबकि हमने उसके लिए कोई काम ही नहीं किया। शहनाज ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मरजाना उसे मिल गई होगी? हो सकता है कि वो उस कोठी में पहुंचकर भी मरजाना को तलाश करने में नाकाम रहा हो। मैं जानता हूं कि मरजाना अभी 45 मिनट के बाद एयरपोर्ट जाएगी और वहां से पिंडी के लिए रवाना हो जाएगी। मैं अभी तुम्हें वहां ले चलूंगा, कॉफी पी लो, मरजाना से मुलाकात भी कर लेना और वहां ये पता भी चल जाएगा कि मरजाना से उस शख्स की मुलाकात हुई है या नहीं। कॉफी पीने के दौरान मैंने गुलाम से कहा, तुम मेरा पासपोर्ट भी अपने पास रखो और पेरिस जाने के लिए तैयार रहो। हम किसी दिन भी यहाँ से पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे। शहनाज ने पूछा, ये अचानक तुमने पेरिस जाने का क्यों प्रोग्राम बना लिया? तुम दौलत कमाना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी खातिर मैं पेरिस जा रहा हूँ। वहां से बेइंतहा दौलत समेट कर लाऊंगा। तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी कि मैंने कैसे कैसे हथकंडे सीखे हैं और तुम्हें मैं इतनी दौलतमंद बना दूंगा कि लोग सर उठाकर तुम्हें देखेंगे तो उनकी गर्दन दुखने लगेगी। तुम इतनी बुलंदी पर पहुंच जाओगी। मेरी बातें सुनकर वो बहुत खुश हो रही थी। कॉफी पीने के बाद गुलाम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अक्का, मैं आपकी वो रकम लेकर आ रहा हूँ। फिलहाल तुम अपने अखराजात के लिए उनमें से 10,000 रुपए रख लो, बाकी 70,000 रुपए ले आओ। हम बाहर पार्किंग एरिया में मिलेंगे। ये कहकर मैं शहनाज के साथ बाहर आ गया। शहनाज ने मुझसे जरा नाराज होकर कहा, वो तुम्हारा गुलाम है, उसे 10,000 देने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं उसे गुलाम नहीं समझता। वो मेरा बहुत ही वफादार साथी है। मैंने तुम्हारी खातिर उससे 70,000 रुपए ले लिए हैं, वरना मैं वो सारी रकम उसे ही दे देता। वो हैरानी से बोली, उससे सब दे देते। और क्या तुम अपने पास कुछ नहीं रखते? शहनाज, मैं इतनी बड़ी दुनिया में वाहिद आदमी हूँ जिसे पैसों की कभी जरूरत नहीं होती। मैं अपने पास कभी किसी मुल्क की करेंसी नहीं रखता। जब जरूरत होती है किसी भी मुल्क की करेंसी मेरी जेब में आ जाती है। मैं दौलत के पीछे नहीं भागता। तुम शायद यकीन न करो कि दौलत मेरे पीछे भागती रहती है। वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम पहले जैसे तारिक नहीं रहे। मुझे बड़े ही पुरस्कार लगते हो। तुम्हारी बहुत सी बातें और बहुत सी हरकतें बदल गई हैं। पहले कभी तुम इतने पुरएतमाद नहीं थे कि दौलत के मुतालिक ऐसी बातें करते। तुम फिक्रमंद रहते थे कि मेरे लिए किस तरह ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल कर सकते हो। आज ये वक्त है कि तुम दौलत को जरा भी अहमियत नहीं देते और दावा करते हो कि हर मुल्क की करेंसी तुम्हारी जेब में आ जाती है। हाँ, अगर हमारा साथ रहा तो तुम मेरी बातों को सच होते देखती रहा करोगी। वो कुछ देर सोचकर बोली, तारिक, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि तुम मेरे शौहर नहीं हो। वो तारिक नहीं हो जिसे मैं बैंकॉक छोड़कर आई थी। तुम्हारी शख्सियत कुछ और है। तुम कोई और शख्स और चूंकि उस जापानी डॉक्टर के पास रहकर आए हो तो ये शुबा यकीन की हद तक होता है कि उस डॉक्टर ने तुम्हारे चेहरे को तारिक महमूद का चेहरा बना दिया है और तुम वही रूप धार कर मेरे पास आए हो। मैंने हंसकर उसकी बातों को टाल दिया। जवाब देने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि उस वक्त तो गुलाम रुपए से भरा हुआ ब्रीफकेस लेकर आ गया था। उसी वक्त मैंने वो ब्रीफकेस लेकर कार की पिछली सीट पर फेंकते हुए कहा, आओ मेरी जान बैठो, हम एयरपोर्ट चलेंगे। वो कार की दूसरी तरफ से जाकर अगली सीट पर बैठ गई। मैंने गुलाम से कहा, तुम अभी होटल में रहो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कब और कहाँ मिलेंगे और आइंदा प्रोग्राम क्या है। वैसे तुम पेरिस जाने के इंतजामात करो, मैं जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। मैंने कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया, फिर उसे पार्किंग एरिया से निकालकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पहुंचकर जब हम कार से उतर गए तो मैं कार को लॉक करने लगा। शहनाज ने हैरानी से पूछा, क्या ये ब्रीफकेस पिछली सीट पर छोड़कर चले जाओगे? क्या हर्ज है? कार के शीशे चढ़े हुए हैं और फिर मैं इसे लॉक भी कर रहा हूँ। फिर भी मोहतात रहना चाहिए। आजकल के चोर जाने कैसे कार का दरवाजा खोल लेती हैं और अंदर रखी हुई चीजें उठा कर ले जाती हैं। मैं अपनी रकम ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरा दिल नहीं लगेगा। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और ब्रीफकेस को उठा लिया। मैंने मुस्कुराकर गाड़ी को लॉक कर दिया। वो दौलत को अपने पीछे छोड़कर जाने वाली औरत नहीं थी, अपने साथ ले जाने लगी। मैं उसके साथ चलता हुआ एयरपोर्ट की इमारत के उस हिस्से में गया जहां से मुसाफिर रवाना होते थे। वहां मरजाना जरीना और उसके वालिदैन के साथ खड़ी हुई थी। मैंने करीब पहुंचकर हेलो कहा तो उसने भी खुश मिजाजी से हेलो कहकर शहनाज को देखा, फिर खुश होकर बोली, क्या यही तुम्हारी बीवी शहनाज है? वाकई ये तो हुस्न का शाहकार नजर आती है।
फिर उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो शहनाज, मुझे मरजाना कहती हैं। शहनाज ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो कुछ हिचकिचाने लगी। मैं समझ गया। मरजाना से हाथ मिलाते वक्त उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी औरत से नहीं, मर्द से हाथ मिला रही हो। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाते हुए मरजाना से कहा, मेरे शौहर तारिक के एक हबशी दोस्त हैं जो होटल इंटरकॉन में ठहरे हुए हैं। उसी होटल में एक और शख्स भी था जो तुम्हें तलाश कर रहा था और उनके हबशी साथी से कह रहा था कि वो तुम्हें तलाश करने के 50,000 रुपए देगा। फिर उस शख्स को किसी तरह तुम्हारा पता चल गया। क्या वो शख्स तुमसे मिलने आया था? मरजाना ने कहा, हाँ, अभी 1 घंटा पहले एक शख्स मुझसे मिलने आया था और वो मुझे मेरे वालिदैन का पता बता रहा था। मैंने मरजाना से पूछा, तुमने उस शख्स से बातें करने के बाद क्या राय कायम की है? मैं उलझ कर रह गई हूँ, क्योंकि करमदीन ने मुझे बताया था कि मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और मेरी माँ को दर बदर भटकना पड़ा था और मुझे दुश्मनों से महफूज रखने की खातिर वो अपना आराम, सुख, चैन सब कुछ छोड़कर किसी देहात में चली गई थी। आज वो शख्स मुझसे कह रहा है कि मेरे वालिद और वालदा दोनों पेरिस में हैं। वालदा की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि करमदीन की बात पर यकीन करूं या उस शख्स की। तुम आज पिंडी पहुंचकर जब अपनी खाला से मुलाकात करोगी तो सही मालूमात हासिल हो जाएंगी। तुम्हारी खाला ने तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत कुछ किया है, वो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगी। उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं इसीलिए पिंडी जा रही हूँ और अपनी खाला से मुलाकात करने के बाद सारी मालूमात हासिल करूंगी। अरे ये करमदीन कहाँ चला गया? ये कहकर वो इधर उधर मुतलाशी नजरों से देखने लगी। जरीना के बाप ने कहा, मालूम होता है ये कमबख्त फिर भाग गया है। मैंने फौरन ही करमदीन के दिमाग में झांक कर देखा तो वो तेजी से चलता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ चला गया था और वहां एक टैक्सी वाले से कह रहा था कि उसे वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचा दे। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, बाबूजी, रेलवे स्टेशन पहुंचाने के पूरे 50 रुपए लूंगा। करमदीन ने फौरन ही जेब से 100 का नोट निकाल कर कहा, अरे 100 रुपए रखो और मुझे जल्द अज जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। ये कहकर उसने 100 रुपए ड्राइवर को दिए। उसी वक्त मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने दूसरे ही लम्हे ड्राइवर से कहा, कोई बात नहीं, 100 रुपए रखो, हम फिर किसी वक्त मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ, टाटा। ये कहकर वो टैक्सी की तरफ से पलटकर फिर मरजाना की तरफ दौड़ कर आने लगा। टैक्सी ड्राइवर बुलंद आवाज से कह रहा था, ओए ऐते कोई पागल दा पुत्र मालूम हुंदा है। करमदीन दौड़ता हुआ आकर मरजाना के सामने खड़ा हो गया। फिर हांफते हुए बोला, देखो मरजाना, ये पागल का बच्चा फिर भाग रहा था, मैं इसे वापस ले आया हूँ, अब इसे संभालो। इतना कहने के बाद मैंने करमदीन के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो बौखलाकर मरजाना को और दूसरे लोगों को देखने लगा। मरजाना ने मुस्कुराकर कहा, क्यों बेवकूफ के बच्चे, तुम फिर मुझे धोखा देकर जा रहे थे। देखा मैंने किस तरह फिर तुम्हें वापस बुला लिया है। करमदीन ने सर को थामकर कहा, बीबी, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दूर भागता हूँ फिर तुम्हारे पास कैसे चलाता हूँ? क्या तुमने कोई जादू मंत्र सीखा हुआ है? मेरे साथ पिंडी चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कितने जादू मंत्र जानती हूँ। चलो, टाइम हो रहा है। ये कहकर उसने करमदीन का हाथ पकड़ा, फिर हमसे रुखसत होकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं शहनाज को लेकर पार्किंग एरिया में आया। फिर कार में बैठकर हम कोठी की तरफ जाने लगे। रास्ते में शहनाज ने कहा, मुलाजमा 4 दिन से नहीं आ रही, खाने की बड़ी तकलीफ है, कल सुबह वो आएगी, आज रात को क्या होगा? फिक्र न करो, गुलाम हमारे लिए रात का खाना ले आएगा। ये कहकर मैंने गुलाम से राब्ता किया और उसे कह दिया कि वो रात के 9 या 10 बजे तक हमारे लिए रात का खाना ले आए। मैं उसे गाइड करूंगा तो वो शहनाज की कोठी तक पहुंच जाएगा। कोठी में सामी अकेली थी। मैं उसे छोड़कर गया था। जब हम वहां पहुंचे तो वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आ गई। शहनाज ने उसे देखकर कहा, यह बिल्ली तुमसे बहुत ज्यादा मानूस है, ऐसा लगता है जैसे खून का रिश्ता हो, तुम्हारे बगैर तो रहती नहीं है। हाँ, मेरे बगैर उस वक्त रहेगी जब मैं तुम्हारे पास रहा करूंगा। ये बड़ी समझदार है, हमें तन्हाई में मिलने का मौका दिया करेगी। वो सर झुकाकर कोठी के अंदर चली गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी ख्वाबगाह में आया तो वो ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा वो ब्रीफकेस नंबर से खुलता था और हम गुलाम से उसका नंबर पूछना भूल गए। मैंने फौरन ही दिमागी राब्ता कायम करते हुए गुलाम से उस लॉक का नंबर मालूम किया तो उसने नंबरों की तरतीब बता दी। फिर मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर शहनाज से कहा, मैं जो नंबर बता रहा हूँ उसके मुताबिक खोलो तो खुल जाएगा। ये कहकर मैंने उसका नंबर बताया। उसके मुताबिक उसने ब्रीफकेस को खोल दिया। ब्रीफकेस खुलते ही शहनाज की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने पलट कर पूछा, ये सब मेरे लिए है ना? मैंने करीब पहुंचकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, दौलत तुम्हारी कमजोरी है और मेरी कमजोरी तुम हो। दोनों कमजोरियां साथ साथ चलती रहेंगी तो दोनों का भला होगा। उसने मुस्कुराकर 70,000 रुपए को गले लगा लिया। हम रात के 8 बजे तक बातें करते रहे। मैंने मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा तो मालूम हुआ कि आध घंटे बाद पिंडी के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी।
ये मालूम करने के बाद मैं ख्वाबगाह से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाकर उसके कश लगाने लगा। दिमागी राब्ते के जरिए मैंने गुलाम को शहनाज की कोठी का मुकम्मल पता बताया और उससे कहा कि वो अपना सामान लेकर यहीं आ जाए। उसे हदायत देने के बाद मैंने एक घड़ी देखी। अभी मरजाने से राब्ता कायम करने के लिए काफी वक्त पड़ा था। मेरा ध्यान शहनाज की तरफ गया। शहनाज मेरी कुर्बत से मुतासिर होती थी। मुझसे दूर होकर वो मेरे मुतल्लिक क्या सोचती है मैं ये देखना चाहता था, इसलिए मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई छत को घूर रही थी और सोच रही थी, तारिक का साथ कब तक रहेगा? इसने तो मुझे मेरे ही जाल में फांस दिया है। इस तरह खुशबू में नहा कर आता है कि मैं उसके किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकती। बेखुद होकर उसके आगे झुक जाती हूँ, उसकी हर बात मान लेती हूँ। मुझ पर अजीब सी मदहोशी तारी हो जाती है। मैं क्या करूं? कब तक तारिक का साथ रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह उससे पीछा छूट जाए, लेकिन उसकी दौलत मुझे मिलती रहे, ये मुझसे दूर रहे और मियाँ बीवी का रिश्ता भी कायम रहे, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए वो मेरे करीब ना आए। मैं क्या करूं? मैं किसी भी मर्द को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसकी सोच में कहा, इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि बीवी अपने शौहर से अलग रहे और उसकी कमाई भी खाती रहे। बीवी को शौहर की आमदनी, उसका घर, उसकी मोहब्बत और उसका सब कुछ इसलिए मिलता है कि वो शौहर को अपनापन देती है। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें इस हाथ दे उस हाथ ले का सिलसिला जरूर चलता रहता है। ऐसा ना हो तो रिश्ते कायम नहीं रहते। उसकी सोच ने कहा, लेकिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। आज तो मैं मजबूर हो गई, लेकिन कल फिर उस वक्त जब यहाँ से जाऊंगी तो उपटन के जखीरे में से थोड़ा सा यहाँ ले आऊंगी। फिर जब मैं उस उपटन की मालिश करूंगी और खुशबू में नहा जाऊंगी तब वो मुझ पर हाकिम बनकर नहीं रह सकेगा। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तारिक के पास भी उपटन का एक डिब्बा पहुंच गया है। इधर मैं खुशबुओं में नहाऊंगी, उधर वो खुशबुओं में डूब कर आएगा। दोनों की खुशबुएं टकराएंगी, दोनों एक दूसरे से मुतासिर होंगी। हो सकता है कि वो अपनी मर्दानगी से मुझे ही ज्यादा मुतासिर कर दे तो क्या होगा? मुझे ये सोचना चाहिए कि जब तक उपटन का वो डिब्बा तारिक के पास मौजूद है, इस वक्त तक वो मुझे हासिल करता रहेगा। वो परेशान होकर सोचने लगी। आखिर उसके ज़हन में यह तदबीर आई कि जब मैं सो जाऊंगा तो वाइस्तगी से उठकर मेरे उपटन के डिब्बे को तलाश करेगी और उसे पा लेने के बाद ऐसी जगह छुपा देगी जहां मैं उसे ढूंढ ना सकूं। इस तरह मैं बिल्कुल ही बेहथियार का सिपाही बन जाऊंगा जो उसे ज़ेर नहीं कर सकेगा, बल्कि वो खुशबुओं में नहाकर मुझे अपना महकूम बना लेगी। ये तदबीर सोचकर वो खुश हो गई। उसे इत्मीनान हो गया कि बस आज रात मेरे हुक्म के मुताबिक उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। इसके बाद दूसरी सुबह वो हाकिम बन जाएगी। मैं उसकी खुशफहमी पर मुस्कुरा कर रह गया। उस वक्त तक आध घंटा गुजर चुका था, बल्कि कुछ ज्यादा ही वक्त गुजर गया था। मैं मरजाना के दिमाग में पहुंचा तो वो पिंडी के एयरपोर्ट से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ जा रही थी। उसके साथ करमदीन भी था। फिर वो दोनों एक टैक्सी में बैठ गए। करमदीन कोठी का पता बताने लगा जहां मरजाना की खाला ताहिरा बानो रहती थी। मैं ड्राइंग रूम से उठकर शहनाज की ख्वाबगाह में गया। वो उसी तरह बिस्तर पर निढाल सी पड़ी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। मैंने कहा, मैं दूसरे कमरे में जाकर आराम कर रहा हूँ। गुलाम थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाला है। वो आए तो तुम उसे दरवाजा खोलकर अंदर बुला लेना। वो अपने सामान के साथ आ रहा है और हमारे लिए खाना भी ला रहा है। मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे से बाहर निकलूंगा। ये कहकर मैं उसका जवाब सुने बगैर पलट गया। दूसरे कमरे में आकर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया ताकि मेरी ख्याल ख्वानी के दरमियान कोई मुदाखलत न करे। फिर मैंने एक कुर्सी पर आराम से बैठकर मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा तो टैक्सी में उनका सफर जारी था। मुझे थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद वो टैक्सी एक कोठी के सामने रुक गई। कोठी का मेन गेट बंद था। मरजाना ने करमदीन से कहा कि वो टैक्सी से उतरकर अहाते का मेन गेट खोल दे। करमदीन ने हुक्म के मुताबिक टैक्सी से उतरकर मेन गेट खोलना चाहा तो अंदर से किसी चौकीदार की आवाज आई, कौन है, क्या चाहते हो? करमदीन ने कहा, मेरा नाम करमदीन है। बेगम ताहिरा बानो से जाकर बोलो कि करमदीन उनकी भांजी मरजाना को साथ लेकर आया है। ये सुनते ही एक शख्स मेन गेट के पास आया। वो चौकीदार नहीं मालूम होता था, कोठी का कोई आदमी होगा। उसने दरवाजे को खोल दिया। टैक्सी अंदर पोर्च में जाकर रुक गई। मरजाना ने टैक्सी से उतरकर उसका किराया अदा किया। फिर उसे रुखसत करने के बाद करमदीन के साथ बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे के पास पहुंची। जिस शख्स ने मेन गेट खोला था उसी ने आगे बढ़कर दरवाजे को खोला। फिर अपनी रहनुमाई में उन्हें एक तरफ ले जाने लगा। ड्राइंग रूम में पहुंचकर करमदीन को वहां बैठने के लिए कहा गया। फिर उस शख्स ने मुलाजमा से कहा, मरजाना को बेगम साहिबा के पास पहुंचा दो। मरजाना उस मुलाजमा के साथ ड्राइंग रूम से निकलकर जाने लगी। उसे अजीब सा लग रहा था कि बचपन से अब तक उसने खाला की सूरत नहीं देखी थी और खाला ने भी उसे नहीं देखा था, लेकिन मिलने की शदीद तमन्ना थी। ऐसी शदीद बेचैनी भी थी कि मरजाना का नाम सुनकर
उसकी खाला को बनफ्से नफीस आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नजर नहीं आई थी। मरजाना उस मुलाजमा के साथ चलती हुई एक ख्वाबगाह में पहुंची। वहां एक आरामदेह बिस्तर पर एक उधेड़ उम्र की खातून लेटी हुई थी। मरजाना को देखते ही उठकर बैठ गई, फिर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मरजाना ने ख्वाबगाह के अंदर कदम रखते हुए पूछा, क्या आप बेगम ताहिरा बानो हैं? खातून ने बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए कहा, हाँ, मेरा नाम ताहिरा बानो है। तुम कौन हो? मैं वो लड़की हूँ जिसे आप 20 बरस पहले हिंदुस्तान के एक देहात से लेकर आई थी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था और फिर आपके भरोसे पर छोड़ दिया था। आपने पाकिस्तान में आने के बाद मुझे करमदीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। उस पर अंधा एतमाद कर लिया कि वो मेरी अच्छी तरह परवरिश करेगा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत थी। आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। उस खातून ने मरजाना को बेयकीनी से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम वही लड़की हो और तुम्हारा नाम मरजाना है? तुम्हें करमदीन को साथ लाना चाहिए था, वो इस बात का सबूत देगा। करमदीन ड्राइंग रूम में बैठा है, मैं उसे साथ लाई हूँ, वो इस बात की गवाही देगा। खातून ने कहा, आओ मेरे साथ, हम ड्राइंग रूम में चलेंगे। ये कहकर वो मरजाना को अपने साथ लेकर वापस ड्राइंग रूम में आई। उनके आते ही करमदीन उठकर खड़ा हो गया, फिर सलाम करते हुए कहा, सलाम बेगम साहिब, मैं आपका खादिम हूँ। खातून ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए पूछा, क्या ये वही लड़की मरजाना है जिसे मैंने तुम्हारी तहवील में दिया था? करमदीन ने हाथ जोड़कर कहा, बेगम साहिबा, मैं क्या बताऊं, इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ये बहुत मार धाड़ वाली लड़की है और जबरदस्ती मुझे कहती है कि मैं उसके माँ बाप से मिलाऊं। मुझे पता नहीं कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं आपके पास से लेकर गया था और जिसका नाम मरजाना था। ये बिल्कुल सरफिरी और नीम पागल सी लड़की है। मैं मजबूर होकर अपनी जान बचाने की खातिर इससे डरकर यहाँ तक ले आया हूँ। मरजाना करमदीन की बातें सुनकर हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मैं भी हैरान रह गया कि करमदीन मंजिल पर पहुंचकर नई चाल चल रहा है। मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। उसकी बातें सुनते ही मैं उसके दिमाग में पहुंच गया और उसकी सोच में कहने लगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मरजाना मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सच है, मुझे वही कहना चाहिए। उसकी सोच ने कहा, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। सच किस तरह कहूँ? अभी जब मरजाना इस खातून से मिलने के लिए उसके बेडरूम की तरफ गई थी तो मुझे तन्हा पाते ही यहाँ उस शख्स ने, जिसने के मेन गेट खोला था, रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी कि मैं मरजाना के खिलाफ बोलूं। और जो खातून बेडरूम से निकलकर मरजाना के साथ बेडरूम में आए, उसे देखते ही मैं उसे बेगम ताहिरा बानो तस्लीम कर लूं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये जो बूढ़ी खातून मेरे पास खड़ी हुई है बेगम ताहिरा बानो नहीं है। ये लोग चालें चल रहे हैं। अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो ये लोग मुझे गोली मार देंगे। करमदीन की सोच ने चुगली खाई तो मुझे उनकी साजिशों का इल्म हुआ। अब मैं मरजाना को खतरे से आगाह करना चाहता था, इसलिए करमदीन के दिमाग पर काबिज हो गया। वह अचानक ही कहकहा लगाने लगा। सब चौंक कर उसको देखने लगे। फिर उसने कहा, मरजाना, मैं तुम्हारा आशिक हाजिर हो गया हूँ और तुम्हें खतरे से आगाह कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी खाला ताहिरा बानो नहीं है और उन लोगों ने तुम्हें फांसने के लिए कोई जाल बिछाया हुआ है। मरजाना सिर्फ घर की चार दीवारी में रहने वाली एक आमसी औरत नहीं थी। वो अच्छी तरह ट्रेनिंग हासिल कर चुकी थी कि घर की चार दीवारी भी अगर मैदान जंग बन जाए तो जंग का आगाज किधर से होना चाहिए। उसने भांप लिया था कि इस ड्राइंग रूम में दो हट्टे कट्टे नौजवान ऐसे हैं जो उससे मुकाबला करने के लिए जरा देर ठहर सकती हैं, वरना सब उसके आगे चूंटी जैसे थे। उसी वक्त करमदीन की बातें सुनकर एक शख्स ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन रिवॉल्वर निकालते ही मरजाना की एक ठोकर उसके हाथ पर पड़ी तो रिवॉल्वर उछलकर दूसरी तरफ चला गया। दूसरा शख्स रिवॉल्वर की तरफ भाग रहा था कि उसे उठाए, लेकिन मरजाना छलांग लगाकर रिवॉल्वर तक पहुंच गई। फिर उसने उस दूसरे शख्स के मुंह पर एक कराटे का हाथ रसीद किया। वो चकरा कर रह गया। उसे तवक्को नहीं थी कि हाथ इतना वजनी होगा, जैसे किसी ने लोहे की सलाख दे मारी हो। दूसरे लम्हे मरजाना ने उस रिवॉल्वर को फर्श पर से उठा लिया, फिर ललकारते हुए बोली, खबरदार कोई अपनी जगह से हरकत न करे, वरना मैं गोली मार दूंगी। अब मुझे बताओ कि हकीकत क्या है। उसकी धमकी सुनकर वो लोग हंसने लगे। इतने में चार और भी बदमाश किस्म के लोग ड्राइंग रूम में आ गए। फिर एक ने कहा, लड़की, इस रिवॉल्वर को फेंक दो, वो खाली है। हमने महज धमकी देने के लिए इस रिवॉल्वर को रखा था, वरना यहाँ फायरिंग की आवाज हम करना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ करीब ही बड़ी बड़ी कोठियां हैं जहाँ फौजी अफसर रहते हैं। हाँ, अगर तुम चीखना चाहोगी तो तुम्हें इस बात का मौका नहीं देंगे और तुम्हारा गला दबा देंगे। जरा चीख कर तो देखो। मरजाना इस दौरान रिवॉल्वर को चेक कर रही थी। उसके चैम्बर वाकई खाली थे। उसने रिवॉल्वर को एक तरफ फेंककर बीच ड्राइंग रूम में खड़े होकर कहा, मैं चीखना चिल्लाना नहीं जानती। हाँ, दूसरों को चीखने पर मजबूर कर देती हूँ,
तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे बता दो कि मेरी खाला कहाँ है। एक बदमाश ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम तुम्हारी खाला को दूसरी कोठी में ले गए हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो किसी जिद्दोजहद के बगैर हमारे साथ खामोशी से चलो, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। मरजाना ने करमदीन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं मालूम करना चाहती हूँ कि मेरी खाला किसी दूसरी कोठी में है या किसी और जगह ले जाकर छुपा दी गई है। मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। मैं करमदीन के दिमाग पर काबिज था। मैंने कहा, जरा 1 मिनट ठहरो, मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर मैंने उस बूढ़ी खातून के दिमाग को कुरीदना शुरू किया तो पता चला कि मरजाना की खातिर ताहिरा बानो इसी कोठी में है और उसकी खाला और खालू को रस्सियों से बांधकर और उनके मुंह में रुमाल ठूंसकर स्टोर रूम में बंद कर दिया गया है। ये मालूमात हासिल करने के बाद करमदीन आगे बढ़कर मरजाना के पास आया, फिर उसके कान में बोलने लगा, तुम्हारी खाला इसी कोठी के स्टोर रूम में अपने शौहर के साथ कैद हैं। तुम अभी ये जाहिर ना करो कि तुम्हें ये मालूम हो चुका है। अगर तुम जाहिर करोगी तो दुश्मन स्टोर रूम में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले इन लोगों से निमट लो। मरजाना ने यह सुनते ही करमदीन को एक तरफ हटाया। सामने जो गुंडा खड़ा हुआ था उसके मुंह पर अचानक ही एक हाथ रसीद किया। हाथ पड़ते ही वो गुंडा चक्कर खाकर रह गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से थामकर तकलीफ की शिद्दत से बैठने लगा। मरजाना ने उसके पेट पर एक ठोकर मारी तो वो पीछे की तरफ उलट गया। उसे मार खाता देखकर 2 बदमाश आगे बढ़े। फिर अच्छी खासी जंग शुरू हो गई। पहले तो बदमाशों ने यही समझा कि उनके मुकाबले में एक लड़की है, उसे दबोचकर अपने काबू में कर लेंगे और उठाकर वहां से ले जाएंगे, लेकिन अब उनका ये ख्याल उन्हें महंगा पड़ रहा था। मरजाना के हाथ पांव जैसे फौलाद के बने हुए थे और ये फौलादी मार उन बदमाशों की बर्दाश्त से बाहर थी। वो मार खा रहे थे और चकरा रहे थे। जरा सी देर में उनकी हालत खराब हो गई। अब वो मरजाना के मुकाबले पर आने से कतरा रहे थे और चाहते थे कि एक ही साथ हल्ला बोलकर उसे दबोच लें, लेकिन मरजाना पैंतरे बदलना भी जानती थी और पैंतरे बदल बदल कर उनके ऐसे हमलों से बच निकलती थी जब वो एक साथ मिलकर उसकी तरफ बढ़ते थे। वो बड़े से ड्राइंग रूम में इधर से उधर उन्हें दौड़ाती फिर रही थी और रह रहकर उन पर हमले भी करती जा रही थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद ही वो लोग ठंडे पड़ गए। कुछ फर्श पर गिरे हुए थे और कुछ एक तरफ बैठे हुए अपनी चोटों को सहला रहे थे और उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे वो गोश्त पोस्त की बनी हुई ना हो, बल्कि कोई फौलादी रिपोर्ट उनके सामने आकर उन्हें छट्टी का दूध याद दिला रहा हो। मैं करमदीन के दिमाग में बदस्तूर मौजूद था और इस इंतजार में था कि अगर कोई पीछे से आकर मरजाना पर चुपके से हमला करेगा या उसे धोखे से गिरफ्त में लेना चाहेगा तो मैं उसकी कोशिश नाकाम बना दूंगा। लेकिन मरजाना ने किसी भी दुश्मन को इसका मौका ही नहीं दिया। वाकई उसने वाटसो रोकी जैसे उस्ताद से लड़ने का फन ऐसा सीखा था कि हर लम्हे मोहतात रहती और लड़ने के दौरान सिर्फ एक दुश्मन का नहीं बल्कि चारों तरफ फैले दुश्मनों का बाकायदा ख्याल रखती थी और हर एक से निमटना जानती थी। उसने 6 बदमाशों को ठंडा करने के बाद आगे बढ़कर उस खातून के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर एक झटका देती हुए बोली, अगर मैं तुम्हें एक हाथ भी रसीद कर दूं तो तुम्हारा दम निकल जाएगा। अपनी जिंदगी चाहती हो तो बता दो कि मेरी खाला कहाँ है। मरजाना को मैं बता चुका था, लेकिन वो देखना चाहती थी कि अब भी उसे झूठ बोला जाता है या सच कहने पर वो मजबूर होंगे। उस औरत ने घबराकर हकलाते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ। तुम्हारी खाला और खालू को स्टोर रूम में बंद किया गया है। मरजाना ने उसे छोड़ दिया। फिर उन बदमाशों को हुक्म दिया कि वो उसके साथ स्टोर रूम की तरफ चलें। वो उन लोगों को ड्राइंग रूम में तन्हा छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का अंदेशा था कि उनमें से कोई भी जरा जानदार हुआ और अपनी मार और अपनी चोटों को बर्दाश्त करने के इस काबिल हुआ कि दोबारा हमला कर सके तो उसकी गफलत में उस पर हमला कर सकता था। इसलिए वो सबको अपने साथ चलने का हुक्म दे रही थी। उनमें सिर्फ 2 ही बदमाश ऐसे थे जो अपने पैरों पर चलकर उसके साथ जा सकते थे। बाकी फर्श पर घसीटते हुए और घुटनों के बल चलते हुए मरजाना के साथ उस स्टोर रूम तक पहुंच गए। फिर मरजाना ने एक बदमाश को हुक्म दिया कि स्टोर रूम को खोलकर उसके खाला और खालू को आजाद किया जाए। उस बदमाश ने हुक्म की तामील की। चंद मिनट के बाद ही उसके खाला और खालू आजाद होकर स्टोर रूम से बाहर आ गए और हैरानी से उन बदमाशों को देख रहे थे। उनकी सवालिया नजरें मरजाना को देखते हुए पूछ रही थी कि ये सब क्या सिलसिला है। मरजाना ने आगे बढ़कर अपनी खाला के शाने पर हाथ रखकर कहा, क्या आप बेगम ताहिरा बानो हैं? खातून ने सर हिलाकर कहा, हाँ बेटी, मेरा नाम ताहिरा बानो है और ये मेरे शौहर हैं। मैं करमदीन के दिमाग में मौजूद था, इसलिए उसने कहा, बेगम साहिबा, मैं करमदीन हूँ। आप तो मुझे अच्छी तरह पहचानती हैं। आज अपनी भांजी को भी देख लीजिए और पहचान लीजिए। ये वही मरजाना है जिसे बचपन में आपने मेरे हवाले किया था। ताहिरा बानो मरजाना को देखते हुए उससे लिपट गईं और उसके चेहरे को झुकाकर बोसे देने लगी। उसकी खालू ने आगे बढ़कर उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि इन बदमाशों ने हमें कैद करने के बाद आजाद कैसे कर दिया।
और तुम्हें हमसे कैसे मिलने का मौका दिया? मरजाना ने कहा, अंकल सीधी उंगली से घी कहाँ निकलता है। मैंने इन सबकी पिटाई की है, जरा इनकी हालत देखिए, ये किस तरह चूहों की तरह दम तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। इनमें से ये दो बदमाश अभी तक पांव पर खड़े रहने के काबिल हैं। जरा ठहरिए, मैं इन्हें भी फर्श पर लिटा दूं। ये कहते ही मरजाना ने उन दोनों पर यक के बाद दीगरे ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने बचने की इंतहाई कोशिशें की, लेकिन वो तो बिजली थी, उससे बचना बहुत मुश्किल था। जरा सी देर में उसकी खाला और खालू ने देखा कि वो दोनों बदमाश भी फर्श पर ढेर हो गए थे। इसके बाद मरजाना ने पलट कर कहा, अंकल इन लोगों ने कोठी में घुसकर आप लोगों को परेशान किया है। अब आप इत्मीनान से फोन उठाकर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। उसके खालू ने हैरानी से मरजाना को देखते हुए कहा, बेटी मैं रिटायर्ड फौजी अफसर हूँ। मैंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और बड़े बड़े हौलनाक मनाजिर देखे हैं, लेकिन कभी ये तमाशा नहीं देखा कि एक तन्हा लड़की ने 6 बदमाशों को फर्श पर सुला दिया हो। तुम तो कमाल की हो बेटी, क्या लड़ने का फन खास तौर पर सीखा है? मरजाना ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ अंकल, मेरी जिंदगी की इब्तिदा कुछ ऐसी थी कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए खुद ही ये दाव पेच सीखने पड़े, वरना दुश्मन मुझे भी जिंदा न छोड़ दे। अंकल ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपकते हुए कहा, शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमें इत्मीनान है कि दुश्मन कभी आसानी से तुम्हें अपनी साजिशों का शिकार नहीं बना सकेंगे और तुम्हें गलत किस्म की इत्तलात देकर तुम्हारी मां तक पहुंचने से नहीं रोक सकेंगे। ये कहकर उसके खालू दूसरे कमरे में फोन करने के लिए चले गए। मरजाना ने उनमें से एक बदमाश को मुखातिब करते हुए सवाल किया, तुम बताओ, ये तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ अभी पहुंचने वाली हूँ? जवाब में जरा देर तक खामोशी रही तो मरजाना ने डांट कर कहा, अगर मेरी बातों का सही जवाब ना मिला तो मैं तुम लोगों को अपने हाथों से मारते मारते मौत के मुंह में पहुंचा दूंगी। एक बदमाश ने सहम कर कहा, मैं बताता हूँ, हम लोगों को अब से 2 घंटा पहले ये इत्तला कराची से मिली थी। हमारे एक साथी ने वहां से फोन किया था कि तुम शाम की फ्लाइट से यहाँ पहुंचने वाली हो। तुम्हारे साथ करमदीन भी होगा, लिहाजा तुम्हें तुम्हारी खाला तक पहुंचने ना दिया जाए, और चूंकि तुमने कभी अपनी खाला को नहीं देखा इसलिए तुम्हें गलत राह पर डाल दिया जाए और एक नकली खाला को पेश किया जाए। वो नकली खाला तुम्हें जो इतलात तुम्हारी वालदा के मुतल्लिक देती वो हमारी मर्जी के मुताबिक होता, लेकिन हमारे ये राज खुल गया। मरजाना ने कहा, ये वही शख्स हो सकता है जो दोपहर को मुझसे जरीना की कोठी में मिलने आया। उसी ने कराची से तुम लोगों को फोन किया होगा। अब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी भी ऐसी की तैसी करके रख दूंगी। इतनी देर में उसके अंकल फोन करके वापस आ गए। उन्होंने कहा, मैंने इतला दे दी है, पुलिस वाले थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। मरजाना ने उन बदमाशियों से कहा, चलो आगे बढ़ो और इस स्टोर रूम में घुस जाओ। पुलिस वालों के आने तक तुम लोगों को यहाँ बंद रखा जाएगा। मैं यहाँ खड़े रहकर तुम्हारी निगरानी नहीं करूंगी। चलो जल्दी करो। उसका हुक्म सुनते ही वो लोग फर्श पर घसीट घसीट कर स्टोर रूम में दाखिल हो गए। फिर मरजाना ने उसके दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद उसने अपनी खाला की गर्दन में बाहें डालकर कहा, आंटी अब मुझे जल्दी से बताइए कि मेरी अम्मी कहाँ है और किस हाल में है। उसकी खाला ने कहा, बेटी आओ आराम से बैठो, ऐसी जल्दी भी क्या है, मैं इत्मीनान से तुम्हें सारी दास्तान सुना दूंगी। मरजाना ने कहा, मेरी जिंदगी में शायद अभी आराम नहीं लिखा। अब तो यूं लगता है जैसे कदम कदम पर दुश्मनों से सामना होगा। मुझे पहली फुर्सत में अपनी अम्मी के मुतालिक सारी तफसीलात मालूम कर लेनी चाहिए, वरना दुश्मन फिर मुझे सही रास्ते से भटका देने की कोशिश कर सकती हैं। बेटी तुम्हारी अम्मी इन दिनों पेरिस में है। उनकी दिमागी हालत कभी कभी दुरुस्त नहीं रहती, कभी वो नॉर्मल होती है और हम लोगों को अच्छी तरह पहचानती हैं, कभी हमें पहचानने से इनकार कर देती हैं और बहकी बातें करने लगती हैं। मरजाना ने पूछा, क्या मेरी अम्मी मुझे पहचान सकेंगी? उसकी खाला ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें एक नेकलेस और एक अंगूठी दूंगी, वो तुम पहन लेना। ये दोनों चीजें तुम्हारे खानदान में एक अरसे से चली आ रही हैं। तुम्हारे खानदान में जो बहुएं आती हैं वो ये अंगूठी और नेकलेस पहनती हैं। जब मैं तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हें हिंदुस्तान से लेकर यहाँ आई तो तुम्हारी अम्मी ने ये दोनों चीजें मुझे दी थी और कहा था कि कभी मुझे अपनी बेटी को पहचानना हुआ तो ये दोनों चीजें उसकी शनाख्त के लिए काम आएंगी। ये कहकर उसकी खाला ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में गई। वहां एक आहनी अलमारी को खोलकर उन्होंने एक दराज से सोने का एक नेकलेस और एक अंगूठी निकाली और मरजाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यही वो नेकलेस और अंगूठी है। मरजाना ने दोनों चीजों को लेकर चूमा और उसे सीने से लगा लिया। उसका दिल धड़क रहा था और बहुत ही गहरी संजीदगी से अपनी माँ के मुतालिक सोच रही थी। फिर उसने कहा, ये मेरी माँ की अमानत है, अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द ही अपनी माँ के पास पहुंच जाऊंगी। आंटी मेरे लिए अंकल से कहकर जल्द अज जल्द एक इंटरनेशनल पासपोर्ट बनवा दीजिए। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से पेरिस के लिए मैं रवाना हो जाना चाहती हूँ। फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारे खालू रिटायर्ड अफसर हैं और उनके बड़े असर रसूख हैं। वो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर तुम्हें पासपोर्ट बनवा कर दे देंगे। तुम कल ही से सफर की तैयारी शुरू कर दो।
आंटी मेरे अब्बू के बारे में कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं बेटी, वो तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अगर वो जिंदा होते तो तुम्हारी अम्मी को इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। उनकी मौत के बाद ही दुश्मनों ने तुम्हारी अम्मी को चारों तरफ से तंग करना शुरू कर दिया और धमकी दी थी कि जो औलाद पैदा होगी वो उसे लेकर चले जाएंगे। और उन चारों में से हर एक ये दावा कर रहा था कि तुम उनकी बेटी हो। ये कैसे मुमकिन है आंटी कि मैं उनकी बेटी कहलाऊं? वो आखिर किस बुनियाद पर मुझे बेटी कहती हैं और बाप बनने का दावा करती हैं? बेटी, मैं अपनी जुबान से इतनी तफसील नहीं बता सकती। हाँ, तुम्हारी माँ के हाथों की लिखी हुई डायरी रखी हुई है। ये मैंने तुम्हारे लिए कर्से से संभाल कर रखी है कि कभी तुम ये सवाल करो तो तुम्हें वो डायरी पढ़कर जवाब मिल जाए। ये कहकर उन्होंने अलमारी के सेफ से बहुत ही पुरानी से एक डायरी निकाली और उसे मरजाना के हवाले कर दिया। फिर बोली, मालूम होता है कि पुलिस वाले आ गए हैं, तुम इत्मीनान से बैठकर यहाँ डायरी पढ़ो, मैं अभी वहां से आती हूँ। ये कहकर वो मरजाना को कमरे में तन्हा छोड़कर चली गई। मरजाना के दिल में बेचैनी थी। अपनी अम्मी और अब्बू के मुतालिक वो तफसीलात जानना चाहती थी। उस वक्त वो डायरी खोलकर बैठ गई और उससे पहले ही सफ़े से पढ़ने लगी। उसकी अम्मी सायरा बानो ने लिखा था, मैं बचपन ही से बदनसीब हूँ। तकरीबन 12 बरस की उम्र तक मैंने अपने खानदान में रहकर अपने वालिदैन के साय में कुछ खुशियां देखी, लेकिन वो ऐसी उम्र थी कि खुशियां आती थी गुजर जाती थी और हम उसे हमेशा याद नहीं रख सकते थे। जवानी में अगर खुशियां हासिल होती हैं और कुछ ऐसे वाकयात हमारे साथ गुजरती हैं जो हमें पसंद होते हैं तो हम उन्हें याद रख लेते हैं, लेकिन बचपन की बहुत सी यादें याद नहीं रहती। इसी तरह मुझे याद नहीं कि मुझे कितनी खुशियां मिली थीं। जब मैं 12 बरस की थी तो हिंदुस्तान के कितने ही शहरों में फिरका वराना फसादात शुरू हो गए। उन दिनों हम हिंदुओं के एक मोहल्ले में रहते थे। वहां मोहल्ले के हिंदुओं ने हमें यकीन दिलाया कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो सब लोग मिलकर हमारी हिफाजत करेंगे। मेरे वालिद भी जानते थे और उन पर एतमाद करते थे और उनका एतमाद दुरुस्त भी था। लेकिन जब कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए अमन कायम हो जाता और कर्फ्यू उठ जाता था तो दूसरे इलाकों से आकर हमारे मुसलमान रिश्तेदार अब्बू को समझाते थे कि हमें इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए और हिंदुओं पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे अब्बू ने अपने रिश्तेदारों की एक ना सुनी। एक शाम अचानक ही हमारे मोहल्ले में गुंडों ने हमला किया। मैं अपने एक हिंदू पड़ोसी के यहाँ एक सहेली के साथ खेलने गई थी। वहां से वापस आ रही थी कि एक बदमाश ने मुझे उठा लिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वो मुझे लेकर भागता चला गया। मैं उन दिनों अच्छी तरह ये समझ नहीं सकती थी कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदुओं से अलग क्यों है। लेकिन जब मुझे वो बदमाश उठाकर ले जाने लगा तो ऐसा लगा जैसे कोई भूत मुझसे चिमट गया है और मेरी जान लेना चाहता है। वो हिंदू हो या मुसलमान, मेरे कच्चे जहन के लिए किसी भूत से काम नहीं था। वो मुझे पता नहीं किस मकान में ले गया। वहां ले जाकर उसने एक कमरे में बंद कर दिया और डांट कर कहने लगा कि मैं शोर मचाऊंगी तो वो मुझे चाकू से हलाक कर देगा। ये कहकर उसने एक लंबा सा चाकू निकाला था, जिसे देखते ही मैं सहम कर खामोश हो गई। बहुत रात को वो मेरे लिए खाना लेकर आया। उसके साथ एक आदमी भी था। उसने मुझे देखकर कहा, इस छोकरी को क्यों उठाकर लाया है, ये तो अभी जवान नहीं है। मुझे उठाकर लाने वाले ने कहा, भाई हमने उस मोहल्ले पर हमला किया था, जिसके हाथ जो कुछ लगा वो उठाकर ले आया। मेरे हाथ यही छोकरी लगी। अब सोचता हूँ कि इसे दहली ले जाकर बेच दूं, कुछ तो पैसे हाथ आ जाएंगे। हाँ, ये साले हिंदू गुंडे हमारे मुसलमानों के मोहल्लों में रहते हैं और पता नहीं हमारी मुसलमान बहू बेटियों को भी कितने ही हिंदू उठाकर ले गए हैं। आज हमारे हाथ भी ये हिंदू लड़की लगी है, हम इसे भी फरोख्त कर देंगे। उनकी बातें सुनकर मैंने कहा, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम सायरा बानो है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, ये बालिश्त भर की छोकरी ख्वामखा मुसलमान बनकर हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। हमने हिंदू मोहल्ले पर हमला किया था और ये एक हिंदू घर से ही बाहर निकल रही थी। मैं अंधा और बेवकूफ नहीं हूँ, बहुत सोच समझ कर उठा कर लाया हूँ। लड़की तुम बातें न बनाओ, चुपचाप खाना खा कर सो जाओ, कल सुबह हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। उसकी बात खत्म होती उसके साथी ने उसके शाने को दबाकर कुछ इशारा किया। फिर वो दोनों मुझसे कुछ दूर जाकर आपस में धीरे धीरे कुछ बातें करने लगे। उनकी बातें मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं बहुत भूखी थी, खाने लगी। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, मालूम होता है कि तुम सच कह रही हो, तुम कोई मुसलमान लड़की हो। मैं अभी उस मोहल्ले में जाकर मालूम करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। मैंने अपने अब्बू का नाम बताया तो वो वादा करके चला गया कि मेरे अब्बू को यहाँ लेकर आएगा और मुझे उनके हवाले कर देगा। मैं मुतमईन हो गई और पेट भरकर खाने के बाद वहीं एक चारपाई पर सो गई। अकेले में मुझे डर लग रहा था। मैंने कई बार रो रो कर आवाजें दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं बहुत रात तक दहशत से जागती रही। आखिर पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो दोनों मेरे कमरे में आ गए थे। उनमें से एक ने कहा, हम तुम्हारे मोहल्ले में गए थे, तुम सच कहती हो? इस नाम के एक साहब वहां रहते थे, उनका पूरा खानदान था। कल वो लोग उस दंगे फसाद से डरकर इस मोहल्ले को छोड़कर चले गए हैं। हमने मालूम किया तो पता चला वो दिल्ली शहर गए हैं।
मैं वो पता लेकर आया हूँ जहाँ तुम्हारे घर वाले गए हैं। चलो हम तुम्हें दिल्ली ले जाकर तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास पहुंचा देंगे। उनकी बातें सुनकर मैं खुश हो गई और उनके साथ जाने के लिए राजी हो गई। हम एक बस में बैठकर दिल्ली शहर की तरफ रवाना हो गए। मैं रास्ते में पुरसुकून रही, शोर नहीं मचाया, किसी से ये शिकायत नहीं की कि मेरे साथ वो बदमाश है जो मुझे अगवा करके ले जा रही हैं, क्योंकि उस वक्त वो मेरे हमदर्द बन गए थे और मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती थी। बाद में पता चला कि उन लोगों की चाल थी। वो समझते थे कि अगर दिन के वक्त वो मुझे किसी बस में या रेलगाड़ी में बिठाकर दिल्ली शहर ले जाएंगे तो मैं रास्ते में शोर मचाऊंगी और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने ये चाल चली थी और मुझे ये यकीन दिलाया था कि मेरे वालिदैन दिल्ली शहर गई हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने पता नहीं मुझे किस मोहल्ले में पहुंचाया। वहां एक ऊंची इमारत थी। दूसरी मंजिल पर ले जाकर उन्होंने एक औरत के हाथ मुझे भेज दिया। उस औरत ने उन्हें नोटों की छोटी सी गड्डी दी और वो रकम लेकर चले गए। मैं उनके पीछे दौड़ते हुए कहने लगी, मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? इस पर एक आदमी ने पलटकर मेरे मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। मैं गिर पड़ी, रोने लगी। उस औरत ने मुझको उठाया और मेरा सर सहलाकर मुझे सीने से लगाकर कहने लगी, बेटी मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पता नहीं तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं, मैं उन्हें तलाश करूंगी। उस वक्त तक तुम मेरे पास रहो। मुझे उसके पास रहना ही पड़ा। इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ जाती? मैंने अपने घर से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और अपने वालिदैन को कहाँ तलाश करना चाहिए। वो औरत मुझे झूठे दिलासे देती रही। मुझे उस कमरे में ले जाकर बिठाती रही जहाँ कुछ लड़कियां नाच गाना सीखा करती थीं। 1 माह बाद उस औरत ने मेरे पाँव में भी घुंघरू बांधे कि तुम भी थोड़ा बहुत सीख लो, ये आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। मुझे नाचना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, बचपन से मैं गीत गाया करती थी। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं जो औरत मेरी माँ बनी हुई थी उसकी बातों में क्या जादू था कि मैं उसकी हर बात मान लेती थी। वो मुझसे यूं भी बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी। मुझे एहसास नहीं होने देती थी कि वो कोई गैर है। मेरे खाने पीने और पहनने ओढ़ने का खास ख्याल रखती थी। मुझे इतना प्यार देती थी कि मैं उसकी ये बात भी मान गई और नाच सीखना शुरू कर दिया। 2 बरस गुजर गए। मैं 14 बरस की हो गई। अब इतनी समझ आ गई थी कि मैं जमाने की ऊंच नीच को समझ सकूं। इस कोठे में तरह तरह के लोग आते थे और तरह तरह के तजुर्बे होते थे। फिर वहां जो दूसरी लड़कियां होती थी वो आपस में बातें करती थीं और मुझे भी इस दुनिया के बारे में और इस बाजार के बारे में समझाती थीं। मुझे बहुत सी बातें समझ में आने लगीं। इतना तो मैं समझ गई थी कि मेरे वालिदैन मुझे कभी नहीं मिलेंगे और अगर मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं खुद अपने खानदान वालों के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे बाजार में पहुंच गई थी कि जहां से निकलकर अपने घर की दहलीज पर कदम रखने से अपने ही घर वाले मुझ पर उंगली उठाते और कभी ये यकीन न करते कि मैं कोठे में रहकर अभी तक पाक दामन हूँ। चंद नोटों की खातिर जालिमों ने मुझे मेरे वालिदैन से जुदा कर दिया था। मुझे एक शरीफ घराने से निकालकर बाजार में पहुंचा दिया था और मैं ये सोच सोच कर दिल ही दिल में शर्म से गड़ जाती थी कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। अब मैं इस काबिल भी नहीं रही कि किसी शरीफ घराने में जा सकूं और एक अच्छे घर का तस्वुर कर सकूं। इन 2 बरस के दौरान दिल्ली शहर में भी कई बार फसादात हुए, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि हुस्न के बाजार में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। कभी हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हुए नजर नहीं आए। वहां मुझसे बड़ी उम्र की एक लड़की थी। वो मुझे कहती थी कि इस दुनिया के हर शहर में ऐसे बाजार हैं, लेकिन गंदे बाजारों में कभी मजहब की बात पर झगड़ा नहीं होता। कभी हिंदू मुसलमान से और मुसलमान हिंदू से नहीं लड़ता। दोनों ही गाहक बनकर यहाँ आती हैं और यहाँ से जाने के बाद अपनी मुहज्जब दुनिया में खून खराबा करती हैं। 15 बरस की उम्र में मैं इस कदर निखर गई थी कि बड़े बड़े दौलतमंदों की तरफ से मेरे लिए पैगामात आने लगे। वो मेरी मुंह बोली माँ के पास आते थे और बड़ी से बड़ी रकम पेश करते थे, लेकिन मेरी वो माँ बहुत होशियार और समझदार थी और ये भी जानती थी कि मैं गुनाह की दलदल में नहीं जाना चाहूंगी। वो बातों ही बातों में बड़े खूबसूरत अंदाज में मुझे हौले हौले गुनाह की तरफ माइल करना चाहती थी। लेकिन एक दिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी जैसा कि वो चाहती हैं। अगर वो किसी से रिश्ता करना चाहती हैं तो बाकायदा मेरा निकाह पढ़ाकर वहां से रुखसत कर दें। मेरी ये बात सुनकर उस नायिका ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बेटी और तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकती। जो दौलतमंद तुमसे शादी करना चाहता है मैं उससे बात करूंगी और उससे ये तय करूंगी कि तुम्हारी शादी यहीं होगी और शादी के बाद भी तुम मेरे पास रहा करोगी और वो तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने यहाँ आया करेगा। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई कि वहां कोई मेरा गाहक बनकर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ मेरा निकाह पढ़ाया जाएगा और मैं इज्जत व आबरू से किसी की शरीक हयात बन जाऊंगी। वो दौलतमंद जो मुझे पसंद करने लगा था और मुझे हर कीमत पर हासिल करना चाहता था, उसका नाम बख्तावर था। वो इस बात पर राजी हो गया कि मैं शादी के बाद भी नायिका के पास रहूंगी। वो सिर्फ मेरा दीवाना था, किसी जगह भी हासिल कर लेना चाहता था, ख्वाह उसकी कोठी हो या मेरा कोठा।
16 बरस की उम्र में मेरी शादी बख्तावर से हो गई। निकाह के दिन मैं दुल्हन के लिबास में थी और बख्तावर सिर्फ फूलों के हार पहना हुआ था। शायद उसके खानदान में सेहरा बांधने का रिवाज नहीं था। मैंने उस वक्त यही सोचा। हमारी तस्वीरें वहां उतारी गईं। दुल्हा दुल्हन की हैसियत से हमारी तस्वीरें बख्तावर ने एक एल्बम में सजा कर रखी। वो हर रात मेरे पास आया करता था और सुबह होते ही चला जाता था। मैं एक मशरकी घराने में परवरिश पाती रही थी। मैंने मियाँ बीवी को दिन रात साथ रहते देखा था और बीवी को अपने शौहर की खिदमत करते देखा था। मेरे दिल में भी ये आरज़ुएं थी कि मैं अपने शौहर की खिदमत करूं, लेकिन मुझे इसका मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि वो तमाम दिन गायब रहता था। मैंने शिकायत की तो उसने कहा कि वो कारोबार के सिलसिले में जाता है और रात को वापस आता है। मैं उस बाजार में रहकर भी ऐसी नादान थी कि अपने शौहर के असली रूप को ना पहचान सकी कि वो सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आता है और सुबह होते ही चला जाता है। मैंने एक बीवी की तरह उसकी मजबूरियों को समझा कि वो कारोबारी मसरूफियात में रहता है और बेचारा इतना मजबूर है कि मुझ जैसी नई नवेली दुल्हन से दिन के वक्त मिलने में नहीं आ सकता। मैं इसी तरह उसके साथ वक्त गुजारती रही। कुछ अरसे बाद नायिका ने कहा, बेटी मैंने बख्तावर से तमाम बातें तय कर ली हैं और ये फैसला हुआ था कि तुम उसकी बीवी बनकर होगी, लेकिन रात के वक्त मुजरा जरूर पेश किया करोगी। ये तो हमारा पुराना धंधा है, इस धंधे को तो चलाना ही पड़ता है। तुम रात के 9 बजे से 12 बजे तक मेरे लिए मुजरा पेश किया करो। उसके बाद बख्तावर आया करेगा तो तुम उसके पास चली जाया करना। मुझे अब ये अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी शरीफ आदमी की शरीके हयात थी और कोठे पर नाचना नहीं चाहती थी, लेकिन बख्तावर ने भी मुझे यही समझाया कि जब तुम अपनी माँ के पास यहाँ कोठे में रहती हो तो तुम्हें उसकी बात मान लेना चाहिए। मैं शौहर हूं और मुझे इस बात पर एतराज नहीं है कि तुम यहाँ नाचने गाने का सिलसिला जारी रखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहरहाल उन लोगों ने मिलकर मुझे किसी तरह समझा बुझाकर इस बात पर राजी कर लिया। मैं तो ये सोचकर राजी हो गई थी कि शौहर कांटों पर भी चलाए तो औरत को चलना चाहिए। मेरा भला बुरा सोचने की जिम्मेदारी मेरे शौहर पर थी और मैं समझती थी कि वो जो भी हुक्म देगा वो खुदा के हुक्म के बाद सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा, और मैं इसी अहमियत को समझते हुए उसकी हर बात मान लेती थी। फिर 1 साल के बाद अचानक ही वो गायब हो गया। मैंने कई रात इंतजार किया, फिर बेचैन हो गई। नायिका से कहा कि बख्तावर की खबर ली जाए कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रही हैं। नायिका ने अपने आदमियों को उसके पास भेजा तो पता चला कि वो किसी दूसरे शहर चला गया है और उसकी वापसी कब होगी उसके मुतल्लिक कोई नहीं जानता। मेरे दिल को जबरदस्त सदमा पहुंचा। मैं उसकी बीवी थी, उसके हर हुक्म पर बिला चूंचना अमल करती थी। उसका फर्ज था कि वो मुझे छोड़कर जाने से पहले कुछ तो बता देता। इतना ही कह देता कि वो 2 रोज 4 रोज के बाद वापस आएगा तो मैं कभी न रोकती, लेकिन वो मुझसे कुछ कहे सुने बगैर चला गया था। मैं 2-4 दिन तक अपने दिल को बहलाती रही कि शायद इतना जरूरी काम पड़ गया हो कि मुझसे कुछ कहने सुनने की फुर्सत नहीं मिली होगी और वो मजबूर होकर चले गए होंगे। वापस आएंगे तो मेरे सामने शर्मिंदा होंगे, लेकिन वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 महीने 4 महीने 6 महीने गुजर गए और बख्तावर की कोई खबर न मिली। नायिका ने कहा, आह बेटी अब सब्र करके बैठ जाओ, ये रईस लोग बस ऐसे ही होती हैं, उनके सामने निकाह की भी कोई अहमियत नहीं होती और ये निकाही बीवी को भी यूं छोड़कर बाजारों से चले जाती हैं। कई माह तक मैं रोती रही, अपने सुहाग का मातम करती रही। फिर मुझे जरा सब्र आने लगा। मैं हर रात पाबंदी से मुजरा पेश करती थी। नायिका मुझे समझाती थी दिल पर जितने सदमात गुजरे औरत को बड़े सब्र से बर्दाश्त करना पड़ते हैं और तमाम दुख तकलीफों को अपने सीने में छुपाकर तमाशबीनों के लिए मुस्कुराना पड़ता है, उनके लिए गाना पड़ता है, नाचना पड़ता है और उनका दिल बहलाना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हमें भूखों मरना पड़ जाए। मैं जानती थी कि नायिका ने बहुत सी दौलत जमा कर रखी है, इसके बावजूद वो यही दुखड़ा रोती थी कि धंधा बंद हो जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं अब उससे बहस करना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से उसकी बात मान लेती थी और हर रात मुजरा पेश करती थी। उन दिनों एक बहुत ही खूबरू शख्स पाबंदी से आया करता था और मुझ पर सैकड़ों रुपए निछावर किया करता था। उसका नाम नवाब सलामत अली था। वो मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। वो नायिका भी मुजरा खत्म होने के बाद इस बात का मौका देती थी कि नवाब सलामत अली कुछ देर के बाद तन्हाई में बैठकर मुझसे बातें करे। पहले तो मैं कतराती रही, फिर पता नहीं उसकी बातों में क्या जादू था कि मैं वहां बैठ जाया करती थी और उनकी बातें सुनती थी। मैंने महसूस किया कि वो जो कहते हैं वही उनके दिल में होता है और कभी झूठ नहीं बोलते। उनका चेहरा जो था उनके दिल के आईने की तरह साफ था। पता नहीं मैंने कैसे ये सारी बातें महसूस की। शायद मैं अंदर ही अंदर नवाब सलामत अली से मुतासिर हो रही थी। वो बराबर आते थे, मेरे लिए सैकड़ों रुपए के तोहफे लाते थे और नायिका को भी रकमें देकर खुश करते रहते थे। उनके अखराजात देखकर पता चलता था कि वो बेइंतहा दौलतमंद हैं। उन्होंने नायिका से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। शादी की बात पर मैं रोने लगी। नवाब सलामत अली ने हैरानी से पूछा, अरे रो क्यों रही हो, क्या शादी की बात बुरी लगी है?
नायिका ने फौरन ही बात बनाते हुए कहा, ये बात नहीं है नवाब साहब, दरअसल मेरी बेटी मुझे बहुत चाहती है, मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। अगर आप शादी करेंगे तो ये शादी के बाद भी मेरे ही पास रहा करेगी। नवाब सलामत अली ने कहा, नहीं ये तो मुमकिन नहीं है, मैं एक शरीफ आदमी और जो मेरी बीवी होगी वो भी शरीफ ही कहलाएगी, और शरीफों का ये दस्तूर है कि वो एक साथ जिंदगी गुजारते हैं। गाड़ी के दो पहियों की तरह तमाम जिंदगी साथ साथ चलती है। मैं सायरा बानो को जब अपनी शरीके हयात बनाऊंगा तो फिर ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी पर यहाँ आने जाने वालों का साया भी पड़े या बाजार में बैठकर अपने पाँव में घुंघरू बांधे। मैं गैरतमंद हूँ और मैं अपनी बीवी को भी ऐसी ही बनाकर रखूंगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से खिल उठा। मैंने जिंदगी में पहली बार एक मर्द को इस तरह गैरत से बातें करते हुए सुना था, और उनके दिल में मेरे लिए जो इज्जत थी और जो तहफ्फुज वो मुझे देना चाहते थे वो उनकी बातों से साफ जाहिर था। मैं दिल ही दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत महसूस करने लगी कि जी चाहा कि उनके कदमों में झुक जाऊं और उनसे कहूं कि बस मेरी जन्नत उन्हीं कदमों में है, मुझे इस बाजार से ले चलिए। लेकिन नायिका को ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगी थीं। बज़ाहिर उसने मुस्कुराकर कहा, नवाब साहब आप इज्जत वाले आदमी हैं, ठीक है, आप मेरा मुतालबा पूरा करने के बाद सायरा बानो को अपनी शरीके हयात बनाकर जहां ले जाना चाहें ले जाएं, मैं इनकार नहीं करूंगी। लेकिन नवाब साहब आप तो जानते ही हैं कि मैं सायरा के दम कदम से यहाँ जिंदगी गुजार रही हूँ। आप इसे ले जाएंगे तो गोया मेरी रोजी रोटी और मेरा मुस्तकबिल सब कुछ ले जाएंगे, फिर मैं यहाँ भूख बीमारी और फाकों से मर जाऊंगी। नवाब साहब ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। सायरा को दुल्हन बनाने से पहले आपको 50,000 रुपए दूंगा। आपका बुढ़ापा इतनी रकम में आसानी से गुजर जाएगा, क्यों, ठीक है ना? नायिका ने खुश होकर नवाब सलामत अली की बलाएं ली और कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। आप रुपए लें और नकाह की तैयारी कर लें, सायरा आपकी है। नायिका बड़ी खुश थी, लेकिन शादी की बात सुनकर मुझे इसलिए रोना आ गया था कि मेरी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि मैं ब्याहता थी, और ये नायिका पता नहीं क्या सोचकर नवाब सलामत अली से रिश्ता तय कर रही थी। मुझे इसी बात का दुख था। हालांकि मैं नवाब साहब को बहुत ज्यादा चाहने लगी थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं सारी जिंदगी उन्हीं के कदमों में गुजार दूं। तन्हाई में मैंने नायिका से पूछा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं बख्तावर की बीवी हूँ, फिर नवाब साहब से मेरी शादी कैसे हो सकती है? नायिका ने नागवारी से बख्तावर को गालियां देते हुए कहा, बेटी तुम भी किस फरेबी की बातें कर रही हो? अगर निकाह की ही बात है तो किसी से भी पूछ लो। अगर शौहर साल भर तक नान नफका की फिक्र ना करे और अपनी शरीके हयात को भी आसरा छोड़ दे और उसकी कोई खबर ना ले तो वो निकाह आप ही आप मनसूख हो जाता है, और औरत को ये हक पहुंचता है कि वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना घर बसाने के लिए वो किसी दूसरे से शादी कर ले। लिहाजा तुम नवाब साहब से शादी कर सकती हो। नायिका की ये बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं खुद ही ये चाहती थी कि बख्तावर जैसे झूठे और फरेबी से किसी तरह मेरा रिश्ता टूट जाए और मैं उसके नाम से मंसूब ना रहूं। नायिका ने जो दलाइल पेश किए थे उनकी रूह से मैं नवाब साहब की बन सकती थी और ये बात मेरे लिए बायसे इत्मीनान थी। एक रात नवाब साहब एक ब्रीफ केस लेकर हमारे कोठे में आए और उन्होंने नायिका से कहा कि मैं 50,000 रुपये आपके लिए ले आया हूँ, आप ये कागज लिख कर दे दें कि आज से सायरा मेरी है। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, आप सिर्फ कागज क्यों लिखवा रही हैं? आप एक शरीफ आदमी हैं, बाकायदा निकाह क्यों नहीं पढ़ा कर ले जाते? सलामत अली ने कहा, मैं अभी बहुत मजबूर हूँ, बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। मैं उस वक्त तक तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊंगा जब तक कि हमारा निकाह न हो जाए। मैं तुम्हें इज्जत व आबरू से अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अभी बड़ी मजबूरी है। मैं कानूनी उलझनों में पड़ा हुआ हूँ और मुझ पर मुकदमा चल रहा है। मैं मुकदमे से निकलकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। मैंने कहा, अगर आप इस तरह परेशान हैं और जल्दी जाना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। मैं तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। नायिका को 50,000 रुपये मिल चुके थे और उसे इस बात पर एतराज नहीं था कि मैं तन्हाई में नवाब साहब से क्या बातें करूंगी। लिहाजा वो ब्रीफकेस उठाकर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने कहा, नवाब साहब आपने मुझ पर अंधा एतमाद कर लिया है, मेरे माजी के मुत्तलिक कोई छानबीन नहीं की है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत करने वाले ये नहीं देखते कि पीछे क्या कुछ हो गया है। आगे क्या होना है ये मेरे हाथ में होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा बनकर रहूंगा। जैसे मैं चाहूंगा वैसे तुम जिंदगी गुजारोगी, इतना मुझे एतमाद है। फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कंवारी नहीं हूँ, जैसा कि नायिका मुझे कंवारी बनाकर पेश करती है। नवाब सलामत अली मेरी ये बात सुनकर संजीदगी से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने कहा, हाँ नवाब साहब, आज से 1 साल पहले मेरी शादी बख्तावर नामी एक रईस आदमी से हो गई थी। वो अचानक ही मुझे छोड़कर चला गया। फिर 1 साल गुजर गया है, उसने अब तक मेरी खबर नहीं ली। नायिका कहती है कि 1 बरस गुजर जाए और शौहर अपनी बीवी की कोई खबर ना ले तो बीवी को यह हक पहुंचता है कि वो दूसरी शादी कर ले। मैंने तमाम हालात आपके सामने रख दिए हैं।
अगर इन हालात में आप मुझे कबूल करना चाहें तो कबूल कर लें, वरना मैं नहीं चाहती कि आप अपने वो 50,000 रुपये यहाँ जाया कर जाएं। नवाब साहब मुस्कुराए, फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, सायरा तुम वाकई किसी शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हो। तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया है और मुझे हमेशा के लिए अपना इस तरह बना लिया है कि मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें याद करता रहूंगा और जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है कि एक दिन तुम्हें यहाँ से दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। इस जहन्नुमी माहौल में नवाब साहब की मोहब्बत भरी बातों ने मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं समझती हूँ कि नवाब साहब के साथ मेरा जितना भी वक्त गुजरा वही वक्त मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया है। मैं इसी सरमाए को हमेशा याद करती रहूंगी। वो जब भी तन्हाई में मेरे पास आकर बैठे, उन्होंने कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की, कभी किसी सस्ते जज्बे का इजहार नहीं किया। सिर्फ उसी दिन मेरा हाथ थामकर मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन मुझे दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। यही वादा मेरे जीने के लिए और उनका इंतजार करने के लिए काफी था। वो चले गए। मैं उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। दस्तूर के मुताबिक मैं रोज रात को पाँव में घुंघरू बांध लिया करती थी और नायिका खुश थी कि उसे 50,000 रुपये भी मिल गए थे और मैं कुछ अरसे के लिए उसके पास मुजरा करने के लिए रह गई थी। वो चाहती थी कि नवाब साहब पैसे देकर भूल जाएं और कभी दर का रुख ना करें। यकीनन उस मनहूस औरत ने ऐसे ही कोई बात सोची होगी जो कि अब पूरी होती नजर आ रही थी। 2 माह गुजर गए। नवाब सलामत अली का कोई पता न चला कि वो कहाँ है। मैं फिर अपनी बदनसीबी का रोना रोने लगी। पता नहीं कैसी तकदीर लिखवाकर मैं इस दुनिया में आई हूँ। मुझे जरा देर के लिए खुशियां मिलती थीं, फिर गमों के पहाड़ टूटकर मुझ पर गिर पड़ते थे। मैं अपने आप को समझना नहीं चाहती कि मैं कितनी हसीन हूँ, लेकिन उस बाजारे हुस्न में हर तरफ मेरे हुस्न का चर्चा था। बड़े बड़े रईस मेरा मुजरा सुनने के लिए आते रहे थे, लेकिन मुझे अपने हुस्न से ज्यादा अपनी मोहब्बत का ख्याल सताता था। अपने महबूब का इंतजार था। रोज दुआ मांगती थी कि मेरा महबूब वापस आ जाए, लेकिन नायिका मुझे समझाती थी कि ये बड़े बड़े रईस बस ऐसे ही होते हैं। नवाब साहब को 50,000 रुपयों के जाया होने का जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि दौलत उनके लोगों के लिए भी हाथ का मैल होती है। उनको कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई होगी और वो किसी दूसरी जगह उलझ गए होंगे, अब इधर का रुख नहीं करेंगे। नायिका की बातें मेरा दिल दुखाती थी और मैं अंदर ही अंदर टूट कर रह जाती थी। सोचती रहती कि क्या करूं। क्या ये मोहब्बत का सहारा जो मुझे मिला था आर्जी है? कभी कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, कभी कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा। मैं बेख्तियार रोने लगती थी। नायिका ने मुझे फिर मोहब्बत से समझाना शुरू किया, ये रोना धोना छोड़ दो। आखिर कब तक झूठों और फरेबियों के लिए आंसू बहाती रहोगी और अपनी जिंदगी और जवानी बर्बाद करती रहोगी? ये लोग इसी काबिल होते हैं कि उनके साथ झूठ बोला जाए और धोखा दिया जाए। इसीलिए तो इस बाजार की तवाइफें संगदिल होती हैं और किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। इसलिए तुम्हें भी संगदिल बन जाना चाहिए। देखो, पिछले कई दिनों से वो रईस आजम यहाँ आती हैं। भला सा नाम है उनका, हाँ, कबीर बेदल। कुछ अजीब सा नाम है, लेकिन शायराना तबीयत के आदमी मालूम होते हैं। तुम पर बुरी तरह मर मिटे हैं और वो तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। मैंने घूरकर नायिका को देखते हुए कहा, बस आगे कुछ ना कहना। नवाब सलामत अली ने आपको 50,000 रुपये दिए हैं, मेरी कीमत अदा कर दी है। अब मैं सिर्फ उनकी हूँ। जब तक वो नहीं आएंगे आप मेरी किसी से शादी नहीं करा सकती, किसी से मेरे नाम पर रकम नहीं वसूल कर सकती। नायिका ने नागवारी से कहा, तुम खुश फहमी में मुब्तला हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वो 50,000 रुपये नवाब सलामत अली के मुंह पर मार सकती हूँ। मैं चलता फिरता कारोबार देखती हूँ और आने वाले दिन आने वाले रईस नए नए जज्बे लेकर आती हैं और नवाब सलामत अली से ज्यादा रकमें देने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैं ऐसे मौके हाथ से गंवा नहीं सकती। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रही हूँ, अच्छी तरह सोच लो। नवाब सलामत अली को उनकी रकम वापस कर दी जाएगी, लेकिन तुम्हें अब कबीर बैदल के मुतल्लिक सोचना चाहिए। मैं तो दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हें भी किसी वक्त उनके हाथों फरोख्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल करती हूँ। जोर जबरदस्ती की कायल नहीं हूँ। तुम चाहो तो मैं बाकायदा निकाह पढ़ाकर कबीर बैदल के साथ तुम्हें रुखसत कर दूंगी। उसकी बातें मुझे जहर लगती थी। मैं ये भूल जाती थी कि गुनाह के इस माहौल में नादानिस्तगी से घिनौनी जिंदगी का जहर पीती जा रही हूँ। मैं कुछ और समझ रही थी और वहां होता कुछ और था। मैं बाकायदा निकाह पढ़वाकर किसी की शरीक हयात बनना चाहती थी और वो नायिका इस निकाही रिश्ते को भी कारोबार बना देती थी। एक रात में अपनी ख्वाबगाह में सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक कबीर बैदल नशे की हालत में डगमगाता हुआ मेरी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। मैं चीखना चाहती थी। उसने फौरन एक चाकू खोली और कहने लगा, शोर न मचाना, वरना ये चाकू तुम्हारे सीने के पार हो जाएगा। मैं सहम कर दीवार से लग गई। हकलाते हुए पूछा, तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? उसने हंसते हुए कहा, माँ जी की मेहरबानी है। तुम्हारी माँ जी कहती है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उसने चाकू लहराते हुए कहा, इसलिए मैं टेढ़ी उंगली से घी टपकाने आया हूँ। मैंने सहम कर कहा, मुझ पर रहम करो, तुम नहीं जानते मैं किसी की अमानत हूँ। नवाब सलामत अली मेरी कीमत अदा कर चुकी हैं। मैं वो किस्सा सुन चुका हूँ। तुम्हारी माँ जी ने कहा है कि जब भी वो नवाब आएगा उसकी रकम उसे वापस कर दी जाएगी।
उससे तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है कि तुम उसकी पाबंद हो। तुम बाजार का माल हो, कोई भी तुम्हारी मुंह मांगी कीमत अदा करके तुम्हें हासिल कर सकते हैं। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं दीवार से लगी हुई एक तरफ हटने लगी, उसे दूर होने की कोशिश करने लगी। उसने फिर चाकू को लहराते हुए कहा, देखो सायरा भाई, अकल से काम लो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हारी माँ जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर जो खून की शराफत है वो भी तक नहीं गई। तुम निकाह के बगैर कभी किसी मर्द के करीब नहीं जाओगी। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुमसे निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुमसे शादी करने के बाद ही तुम्हें हाथ लगाऊंगा। अब या तो ये चाकू तुम्हारे सीने के पार होगा या मैं तुम्हारे सीने से लगूंगा। फैसला कर लो। मैं थोड़ी देर की मोहलत देता हूँ। इस थोड़ी देर की मोहलत में मैंने सोचा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी किस्मत भी मुझ पर मेहरबान होती तो पहली ही शादी से मुझे घरेलू जिंदगी की खुशियां हासिल हो जाती। मेरी किस्मत जरा सा भी मेहरबान होती तो नवाब सलामत अली वादा करने के बाद वापस आ जाते और अपने वादे को निभा सकते। मेरा वहां कोई यारो मददगार नहीं था। कोई मुझे कबीर बैदल के पंजे से बचा नहीं सकता था। मेरी समझ में उस वक्त यही बात आई कि मैं गुनाह की दलदल में फंसने की बजाय सीधे साधे तरीके से निकाह पढ़वाऊं। उसके बाद खुद को उसके हवाले करूं ताकि मेरा ज़मीर मुतमईन रहे कि मैंने कानून और मजहबी असूलों के मुताबिक अमल किया है। अगर ये गुनाह है तो इसका अज़ाब नायका और कबीर बैदल को मिलेगा। मैंने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, अच्छी बात है, मैं बेयारो मददगार हूँ। मुझे कोई तुम लोगों के पंजे से बचा नहीं सकता। मैं मजबूर होकर ये फैसला कर रही हूँ कि अगर तुम्हारे आगे झुकूंगी तो इसी शर्त पर कि बाकायदा हमारा निकाह पढ़ाया जाए। मैं गुनाहगार नहीं बनना चाहती। अभी यहाँ से चले जाओ। निकाह की तैयारियां करने के बाद फिर कभी आना। कबीर बैदल ने हंसते हुए कहा, मेरी जान जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सारी तैयारियां करके आया हूँ। काजी भी मौजूद है। हम पहले ही जानते थे कि तुम निकाह के बगैर नहीं मानोगी, इसलिए सारे इंतजामात कर लिए गए हैं। मैं सर पकड़ करेगी। उस रात उन जलील बदमाशों ने मेरी बर्बादी का सारा इंतजाम पहले ही कर रखा था। उस रात मुझे दुल्हन बनाया गया, निकाह पढ़ाया गया, फिर मुझे कबीर बैदल की मलकियत बना दिया गया। मैं कहरन व जबरन उसकी हो गई। उस रात से फिर कई रातों तक मैं कबीर बैदल की खुशामदीद करती रही कि अब वो मुझे कभी ना छोड़े। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि 10 आदमियों का मुंह देखूं। बख्तावर ने मुझे किसी गलती या गुनाह के बगैर छोड़ दिया। मुझे ये सजा देने से पहले इतना बताना भी गवारा नहीं किया कि मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। फिर नवाब सलामत अली आए। उन्होंने वादे किए तो मैं उनके सपने देखने लगी। मेरे सपनों की बुनियाद यही है कि मैं एक घर बसाना चाहती हूँ, एक घर की होकर रहना चाहती हूँ, एक मर्द की होकर रहना चाहती हूँ। खुदा के लिए कबीर, मेरे जज्बात का, मेरी शराफत का और मेरे ईमान का लिहाज करो और कभी मुझे छोड़कर ना जाओ। वो हंसकर कहता था, मुझे तो थाली बदल कर खाने की आदत है। कोशिश करूंगा कि इस बार थाली ना बदले। शादी के बाद अचानक ये भेद खुला कि कबीर बैदल मुसलमान नहीं हिंदू है। मैं ये मालूम करके सकते में रह गई, क्योंकि ना तो उसने इस्लाम कबूल किया था और ना ही उससे किया हुआ निकाह जायज था। मुझे धोखा दिया गया था। मैंने नायिका से पूछा कि मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई। नायिका ने जवाब दिया, बेटी तुम अब तक ना समझ बनकर जिंदगी गुजार रही हो। अब तो अकल के नाखून लो, ये बाजार है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आती हैं। यहाँ मजहब को नहीं, सिर्फ दौलत को देखा जाता है। इंसानों के चेहरे भी नहीं देखे जाते कि कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत है। तुम ख्वामख्वाह हिंदू मुसलमान के झगड़े में ना पड़ो। लेकिन अब मैं कबीर बैदल का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे गुनाह का एहसास मारे डालता था और अब मैं जानबूझकर गुनाह की सेज पर नहीं जा सकती थी। कमबख्त का नाम ऐसा था कि मजहब का पता ही ना चलता था, इसीलिए मैं धोखा खा गई। अब धोखे का इल्म हुआ तो उससे बचना मेरा फर्ज था। मैंने नायिका से कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि मेरे रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं होगा। खूब सोच समझकर मैं उस्ताद जी के पास गई। वो हमारी कोठी में सारंगी बजाते थे। मैंने तन्हाई में उनके पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, उस्ताद जी, इस जहन्नुम से मुझे निकाल दीजिए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आज की रात यहाँ नहीं गुजारना चाहती। यहाँ रहूंगी तो वो कबीर बैदल मेरे कमरे में आएगा। उस्ताद जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। मेरे जान पहचान के एक रईस आजम हैं, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। उनके बहुत असर और रसूख हैं। वो इन गुंडों बदमाशों से तुम्हें बचा लेंगे और कानूनी तौर पर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये कहकर उस्ताद जी उसी वक्त वहां से चले गए। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि खुदा मुझे उस्ताद जी के सहारे ही इस जहन्नुम से निकाल दे, तो फिर मैं इधर का रुख नहीं करूंगी। ख्वाह मुझे कितनी ही मुसीबतें उठाकर मर जाना पड़े। शाम को उस्ताद जी ने आकर चुपके से कहा, बेटी अब तुम्हारी तकदीर का सितारा चमकने वाला है। अब हमेशा के लिए तुम्हें इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। रात को तुम मुजरे से पहले मेकअप करने के लिए और घुंघरू बांधने के लिए अपने कमरे में जाओगी, तो उस वक्त पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। मेरा एक बूढ़ा साथी जीने पर खड़ा रहेगा। वो तुम्हें जीने से नीचे ले जाकर वहां खड़ी हुई एक गाड़ी में बिठा देगा।
फिर वो गाड़ी तुम्हें तुम्हारी नई पनाहगाह में पहुंचा देगी। मैंने पूछा, उस्ताद जी वो गाड़ी मुझे कहाँ ले जाएगी? तुम बिल्कुल फिक्र न करो, बहुत ही शरीफ आदमी है और उनकी सारे हिंदुस्तान में इज्जत है। बहुत बड़े कारोबारी हैं और बहुत ही रहमदिल इंसान हैं। तुम्हारे लिए फरिश्ता साबित होंगे और तुम्हें कानून की मदद पहुंचाएंगे। फिर कोई बदमाश तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। उस्ताद जी की बातों ने मुझे मुतमईन कर दिया। मैं उस वक्त का इंतजार करने लगी जब मुझे घुंघरू बांधने और मेकअप करने के लिए अपने कमरे में जाना था। मैं बड़ी बेचैनी से एक एक लम्हा गुजारने लगी। वक्त पहाड़ जैसा था, गुजर नहीं रहा था। बहरहाल वो वक्त भी आ गया जब मुझे उस कमरे से निकल कर जाना था। मैं बहुत मोहतात थी। उस्ताद जी ने भी ये चालाकी की कि उसी वक्त नायिका को अपने पास बातों में उलझाकर बिठा लिया। मैं अपने कमरे के पिछले दरवाजे से निकलकर जीने की तरफ गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसने अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके साथ जीने से उतरती हुई सड़क पर पहुंची तो वहां एक मोटर गाड़ी खड़ी हुई थी। बूढ़े आदमी ने फौरन पिछली सीट का दरवाजा खोलकर मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गई तो वो अगली सीट पर जाकर बैठ गया। उसके साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। उस वक्त वो ड्राइवर मेरे लिए नाखुदा था जो मुझे साहिल तक पहुंचा रहा था। वो एक फरिश्ता था जो जहन्नुम से निकालकर किसी अनदेखी जन्नत की तरफ ले जा रहा था। जब आज़ारे हुस्न पीछे रह गया तो मैंने इत्मीनान की सांस लेकर सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। कोई 15 मिनट के बाद ही हमारी मंजिल आ गई। वो गाड़ी एक बहुत ही आलीशान कोठी के सामने आकर रुक गई। एक बावर्दी मुलाजिम ने हमारे लिए कोठी का दरवाजा खोला। मैं उस बूढ़े के साथ अंदर पहुंची। कोठी की अंदरूनी सजावट और कीमती साजो सामान देखकर उसकी मक्की की दौलतमंदी का अंदाजा होता था और खुश जौकी का पता भी चलता था। राहदारी से खादमाएं गुजरती हुई नीचे आ रही थी। हम एक बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंचे। वहां भी 2 खादमाओं ने सर झुकाकर हमें आदाब करते हुए बैठने का इशारा किया। फिर एक खादमा ने मेरे सामने आकर अदब से पूछा, बीबी जी आप क्या पीना पसंद करेंगी, ठंडा या गर्म? मेरा हलक खुश्क हो रहा था। मैंने कहा, मैं सिर्फ ठंडा पानी पीना चाहती हूँ। वो खादमा अदब से सर झुकाकर 2-4 कदम उल्टे पाँव गई, फिर पलटकर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। उस ड्राइंग रूम में अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी। मालूम होता था कि वहां खुशबू का छिड़काव किया जाता है। जब वो खादमा एक चांदी की तश्तरी पर पानी का गिलास रखकर लाई तो मैंने उस गिलास को पीने के लिए मुंह से लगाया। उस पानी से भी गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैंने सैर होकर पानी पिया और गिलास वापस कर दिया। उसी वक्त एक कद्दयावर लहीम शहीम जवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने तंग पजामा और मलमल का कुर्ता पहना हुआ था, कंधे पर शाल थी। मेरे साथ आने वाला बूढ़ा फौरन ही उठकर आदाब बजा लाया। मैं समझ गई कि यही सेठ हशमत बेग हैं। मैंने भी उठकर आदाब किया। वो आगे बढ़ते हुए बोले, तशरीफ रखें, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, आज से इसे अपना ही घर समझें। उस बूढ़े ने हाथ जोड़कर खुशामदाना अंदाज में कहा, हुजूर आली, ये बिटिया उस कोठे पर हमेशा के लिए थूक कर चली आई है। इतनी बड़ी दुनिया में इस बेचारी का अब कोई नहीं है। अब तो आप ही माई बाप हैं। इसका भला बुरा आप ही के दम कदम से है। सेठ हशमत बेग ने करीब आकर मुझे सर से पांव तक देखा, फिर कहा, सचमुच हीरा हो हीरा। अच्छा हुआ कि उस बाजार से चली आई, वहां सिर्फ नाकदरे लोग होते हैं। फिर उन्होंने दोनों हाथों से ताली बजाई। ताली की आवाज पर एक खादमा करीब आई। उन्होंने कहा, दर्जी को बुलाकर उससे कहो कि फौरन सायरा बानो के लिए तरह तरह के मलबूसात तैयार करें। जौहरी हजारी मल को भी हुक्म दो कि वो नए नए डिजाइन के जेवरात लेकर यहाँ हाजिर हो जाए। सायरा बानो अपनी पसंद के जेवरात उनमें से मुंतखिब करेंगी। जूते वालों को और सिंगार वालों को बुलाओ। यहाँ सायरा बानो को किसी चीज की कमी महसूस न हो। उनका हुक्म सुनकर खादमा वापस जाने लगी। उन्होंने ताली बजाकर दूसरी खादमा को बुलाया और फिर उससे कहा, सायरा बानो को इनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दो और इनके आराम का हर तरह ख्याल रखो। आपसे आध घंटे बाद हम खाना खाएंगे तो सायरा बानो को डाइनिंग टेबल की तरफ ले आना। उन्होंने मुझे खादमा के साथ जाने के लिए कहा। मैंने झिझकते हुए कहा, जनाबे आली, मैं आप पर ज्यादा अरसे तक बोझ नहीं बनना चाहती। आप मेरे लिए इतना एहतमाम ना करें। मेरी एक गुजारिश है, अगर आप उसे सुनकर पूरी कर सकें। उन्होंने कहा, हाँ बेशक, जो कुछ दिल में है जुबान पर ले आओ। अपनी किसी ख्वाहिश, किसी आरजू को ना रोको, यहाँ सब पूरा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आदमियों के जरिए नवाब सलामत अली को तलाश करें। मेरा दिल कहता है कि उनके साथ जरूर कोई हादसा पेश आया है या वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं नवाब सलामत अली के इश्क की दास्तान सुन चुका हूँ। नवाब साहब ने तुम्हारे लिए 50,000 रुपए भी दिए हैं और रुपए देने के बाद वो हजरत गायब हो गई हैं। क्यों, यही बात है ना? मैंने नजरें नीची करते हुए सर को इस्बात में हिलाया। उन्होंने कहा, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि वो वाकई मुश्किलात में गिरफ्तार हैं। मैं तुम्हें ये खबर सुनाकर तकलीफ तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम उनके बारे में जानने के लिए बेचैन हो तो सुनो, इन दिनों वो जेल में है। उनकी बातें सुनते ही मैंने चौंक कर सर उठाया।
उनकी आंखों में झांक कर देखा तो उन आंखों में बड़ी गहराई और कशिश थी। आंखें सुरख हो रही थी, यूं लगता था जैसे नशा करके आए हों। मैंने फौरन ही नजरें नीची कर ली। उन्होंने कहा, मेरी बात का यकीन करो, नवाब साहब के बारे में शायद तुम नहीं जानती। अगर मैंने ये कहा है कि वो जेल में है तो वो कोई गलत किस्म के आदमी नहीं है। बात दरअसल ये है कि वो बेइंतहा दौलत के मालिक हैं। अपनी दौलत को छुपाने की कोशिश में परेशान रहती हैं। जहां तक मेरे इल्म में बात आई है, उनके पास सोने की लातादाद ईंटें हैं जिन्हें वो स्मगल करके पेरिस पहुंचा रही हैं। उनका इरादा है कि अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा इस देश से बाहर भेज दें ताकि कभी कोई यहाँ मुसीबत आन पड़े तो वो बाहर मुल्कों में आराम से जिंदगी गुजार सकें। इसी कोशिश में वो पकड़े गई हैं और इन दिनों जेल में हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। आओ मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाह तक पहुंचा दूं। मैंने उनके साथ चलते हुए पूछा, मालूम होता है आप नवाब साहब के मुतालिक बहुत सी बातें जानती हैं। उन्होंने कहा, नवाब सलामत अली को कौन नहीं जानता। उनकी दौलतमंदी के किस्से यूं मशहूर हैं जैसे कारून के मुतालिक किस्से गढ़े जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी दौलत का कोई शुमार नहीं है। हुकूमत इसी टो में लगी रहती है कि उनके उस खजाने का पता चलाए जहां से वो सोने की ईंटें और दूसरे हीरे जवाहरात निकाल कर स्मगल करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए 50,000 रुपए निकाल कर यूं नायका को दे दिए हैं जैसे एक चुटकी मिट्टी उठाकर दे रहे हो। उनके सामने ऐसी रकमों की कोई अहमियत नहीं है। नवाब सलामत अली की दौलतमंदी की दास्तान सुनकर मैं एहसासे कमतरी में मुब्तला हो गई। मेरे दिल ने कहा, जिस शख्स के सामने 50,000 रुपए कोई अहमियत ना रखते हूँ वो मेरे मुतालिक भला क्या सोचेगा। उन्होंने तो बस मुझे कोई खिलौना समझकर वो रकम नायका को दी होगी और यूं बुला दिया होगा जैसे खिलौना खरीदने का ख्याल बदल गया हो। हशमत बेग ने मुझे एक बहुत ही आरास्ता और पुरतकल्लुफ ख्वाबगाह में पहुंचा दिया और मुझसे रुखसत होते हुए बोले, आध घंटे बाद एक खादमा तुम्हें डाइनिंग टेबल तक पहुंचा देगी, तुम उस वक्त तक आराम करो। ये कहकर वो वहां से चले गए। मैं उस ख्वाबगाह की सजावट को और वहां के कीमती सामान को हैरानी से देखती रही। मैंने सोचा, इतना दौलतमंद शख्स जब नवाब सलामत अली की दौलतमंदी की दास्तान सुना रहा है और खुद को उनसे कमतर बता रहा है तो नवाब सलामत अली की शानो शौकत क्या होगी। मैं बहुत ही मायूस हो गई थी। इसके बावजूद मेरा दिल एक तरह से ये भी कहता था कि नवाब सलामत अली वाकई मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आ सके। लेकिन एक बात मैं महसूस करती थी और वो ये कि नवाब साहब से मेरा दिल ही लगाव है। बाज़ औक़ात में ना चाहते हुए भी पहरों उनके मुतल्लिक सोचती रहती थी। मैंने बाज़ारे हुस्न में बैठकर दुनिया जहां के मर्दों को देखा था, लेकिन किसी ने भी मुझे मुतासिर नहीं किया। नवाब साहब में जाने क्या बात थी कि उन्होंने मुझे सर से पांव तक और दिल और दिमाग तक जीत लिया था।